कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आज उसका बेसिक इंट्रोडक्शन है, बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ताकि अगली क्लास में हम वीबीटी पढ़ सकें, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वही सब कुछ, हाइब्रिडाइजेशन, वो सारी चीजें आए। तो जो भी टर्मिनोलॉजी यूज होगी इस चैप्टर में, वो टर्मिनोलॉजी आज तक आपको नहीं पढ़ाई गई। तो किसी को +1 में इनऑर्गेनिक आती थी नहीं आती थी उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सारी टर्मिनोलॉजी फ्रेश है, न्यू है। +1 में जहां भी कोऑर्डिनेशन वर्ड आता था, स्क्वायर ब्रैकेट आता था, हम छुड़वा देते थे कि इसके ऊपर एक अलग चैप्टर है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नाम का एक चैप्टर अलग पढ़ने की क्या जरूरत है? it is important, it is hugely important in every sector of life. सबसे पहले लाइफ, हीमोग्लोबिन is a complex, chlorophyll is a coordination compound, थायरॉक्सिन हार्मोन इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पॉइजन आपके ब्लड में जाके क्या करता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेता है। कैंसर के ट्रीटमेंट में जो कीमोथेरेपी होती है वो क्या करती है? ट्यूमर को कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में घेर के बंद करके ब्लड से अलग करती है, डेड कर देती है। यू नेम एनीथिंग वेयर इट इज नॉट प्रेजेंट। ये आपके चारों तरफ मेटलर्जी, एक्सपेंसिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना के। कितना भी आप लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट को उठा लीजिए, अर्बनाइजेशन के किसी भी एस्पेक्ट को उठा लीजिए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज एवरीवेयर। चाहे वो लाइफ है, चाहे वो नॉर्मल डे टू डे रूटीन है, इनका बहुत बड़ा हाथ है। नेचर में जितने भी कलर्स हैं, इसकी वजह से जितने भी कलर्स हैं, चाहे वो डाइज है, चाहे वो प्लांट का ग्रीन कलर है, चाहे वो ब्लड का रेड कलर है, चाहे वो जेम स्टोन्स जो नेचर में खुद से मिलते हैं, रूबी है जिसका रेड कलर होता है, नीलम है जिसका ब्लू कलर होता है, एमरलैंड है, जितने भी नेचुरल स्टोन है सबके कलर की वजह ये। जितना आप कलर्ड ग्लास, कांच, कलर्ड कांच देखते हो क्रॉकरी में या विंडो पैन्स में, कहीं भी आप कलर्ड ग्लास देखते हो, इनकी वजह से। तो किसी चीज को हाथ लगा लो, वहां ये मिलेगा मिलेगा आपको। तो पढ़ना तो अब जरूरी हो गया क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है। तो अब आते हैं, सबसे पहले किसी को कैसे पता चला होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है और क्या क्या मैं उसके बारे में बात क्या करूं। व्हाट डू आई मीन बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, राइट? 1 मिनट दीजिएगा मुझे। तो सबसे पहली चीज मेरे को पता होनी चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वर्ड लाने से पहले मैं वर्ड लाती हूं कॉम्प्लेक्स। थोड़े टाइम बाद, मतलब कुछ देर बाद, कॉम्प्लेक्स के लिए शायद मैं कोऑर्डिनेशन वर्ड यूज कर सकूं या अगली क्लास में। अभी तो मुझे एक चीज पता चली, नेचर में 2 तरह के स्पेशल अटेंशन वाले स्पीशीज मिले। एक तो ये मिला, इसमें अगर ध्यान से देखो ये क्या है? KCl जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, ऐसा सॉल्ट है। KCl, AgCl सारे अपने आप अलग से नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। MgCl2 ये भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। 2 इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाने वाले सॉल्ट्स का मिलके एक और सॉल्ट बनाना विद सम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज कॉल्ड एज डबल सॉल्ट। जब हम नॉर्मल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, हमने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा, आयोनिक बॉन्ड पढ़ा, सब तरह के जो भी बॉन्डिंग पढ़ लिए। तब कहीं पर अचानक ऐसा एक सॉल्ट मिला, तो बताया गया ये क्या है। तो वहां इन कॉन्टिन्यूएशन इसको नाम दे दिया गया, इसके अंदर 2-2 सॉल्ट है ना, इसीलिए इसको कह दो डबल सॉल्ट। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन वाइवा 12th क्लास के लिए है, क्योंकि ये लैब में मोहर सॉल्ट आपको कराया जाता है। जब आप 12th लैब करोगे केमिस्ट्री की तो मोहर सॉल्ट जरूर कराते हैं, पोटैश एलम जरूर कराते हैं। तो मोहर सॉल्ट, पोटैश एलम, जिसको आप लोग डे टू डे लाइफ में शायद फिटकरी के नाम से जानते हो, पोटैश एलम, उसमें भी देखिए पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट मौजूद है। ये शायद मैंने 2 गलत लिखा है, करेक्ट कराओ, ये 2 तो हो ही नहीं सकता। पोटेशियम के साथ भी सल्फेट लगेगा, एल्यूमिनियम के साथ भी अलग अलग, तो लगवाओ कितना होगा? एल्यूमिनियम के देखिए देखिए सभी लोग बताइए, अगर अकेले पोटेशियम की बात करूं तो 2 ठीक है। क्यों? एल्यूमिनियम पे +3 होता है यार, पोटेशियम पे आधा। अगर मैं बात करूं एक पोटेशियम और एक एल्यूमिनियम, टोटल कितना चार्ज हुआ? +4, बिल्कुल ठीक है, -4। तो ये मेरे लिए हुआ पोटैश एलम। ऐसे ही मोहर सॉल्ट, इन सबके बारे में कहा गया भाई ये कोई डिफरेंट बात नहीं है, इसके लिए कोई नया चैप्टर खोलने की जरूरत नहीं है, डबल सॉल्ट्स हैं।
जो सॉल्ट्स नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, उन्होंने आपस में मिलके विद सम वाटर ऑफ हाइड्रेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कुछ नया सॉल्ट बना लिया। इसको कोई आपको इंपॉर्टेंस इतनी देने की जरूरत नहीं है कि इसलिए थ्योरियां निकाल पढ़ो, ये बहुत सिंपल है। KCl के अंदर भी आयनिक बॉन्ड है, MgCl2 के अंदर भी आयनिक बॉन्ड है, फिर भी कंफर्म करने के लिए क्या किया, इसको पानी में डाल दिया। जैसे ही मैंने इसको कंप्लीट वाटर दिया रेदर डिसॉल्व करने के लिए, वही 4 आयन निकल आए, 3 आयन निकल आए, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। मींस नथिंग स्पेशल, 2 आयोनिक फॉर्मूलाज थे जिन्होंने मिलके डबल सॉल्ट बनाया। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले तुम लोगों को पता होना चाहिए डबल सॉल्ट क्या होता है। डबल सॉल्ट नथिंग स्पेशल, 2 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सॉल्ट मिलके अगर एक नया सॉल्ट बना ले तो उसको कहते हैं डबल सॉल्ट। इसी तरह से मोहर सॉल्ट है, इसी तरह से पोटैश एलम है। फिर भी इसको खत्म करें हम कि डबल सॉल्ट के साथ मैंने ये वर्ड क्यों लिखा है, तो पहले डबल सॉल्ट समझे। अगर मैंने डबल सॉल्ट को वाटर में डाला, it will dissociate in all possible ions. Means what? डबल सॉल्ट के आयंस अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहे, वो जैसे ही आप वाटर में डालोगे वो वापस आयंस बन गए। जो पोटेशियम अंदर था जुड़ा हुआ, वाटर में डालते ही वो डिसोसिएट होके पोटेशियम पॉजिटिव बन गया। मीन्स व्हाट? सारे आयंस उसके अंदर आ रहे हैं, मतलब बस जुड़ के साथ रह रहे हैं। मैं जब चाहे उसमें से पोटेशियम पॉजिटिव की प्रॉपर्टी मांग सकती हूँ। उसको वाटर में डाला, पोटेशियम पॉजिटिव बन गया। कुछ ऐसा है नहीं मेरे पास इसके अंदर। लेकिन व्हाट इज कॉम्प्लेक्स? अभी तक मैंने कोई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला नहीं लिखा। डबल सॉल्ट सबको समझ में आ गया। एक ही चीज लेके जानी है हमने डबल सॉल्ट की। अगर आप इसको डिसॉल्व करते हैं, इट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस। ये पूरी तरह अपने आयंस में टूट जाता है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। लेकिन कुछ अलग स्पेशल कंपाउंड्स और मिले मुझको जिनको हम समझ नहीं पाए अब तक। उनको नाम क्या दिया भाई? इनमें सिंपल बॉन्डिंग नहीं है, इनमें कुछ अलग है। इसीलिए जब तक वो अलग नहीं मिलता, थ्योरीज नहीं आती, तब तक इसको कॉम्प्लेक्स नाम दे देते हैं। मैं कुछ कॉम्प्लेक्स चल रहा है इसमें, उसको अगर मैं वाटर से डालूं, वो पूरी तरह आयोनाइज नहीं होता। कोऑर्डिनेशन, सॉरी, कॉम्प्लेक्स एक बार बन गया तो बन गया। वो आपके लिए अलग करने के लिए लैब में जाना पड़ेगा। दैट्स वाई स्नेक बाइट होती है या पॉइजन केस होता है, इमीडिएटली आप सुनते होंगे कुछ वेन्स में इमीडिएटली इंजेक्ट किया जाता है। वो इमीडिएटली क्या इंजेक्ट किया जाता है? अगर मैं आज वहां तक पहुंच पाई लिगेंड्स, कि वो उस पॉइजन क्या है, स्नेक बाइट में क्या गया है, हैवी मेटल गया है, कोई हैवी मेटल ही होते हैं पॉइजन, तो उस हैवी मेटल को घेर के कॉम्प्लेक्स बना लेंगे वो लिगेंड्स। एक बार कॉम्प्लेक्स बन गया ना, तो वो कोबाल्ट जो पॉइजन के तौर पे शरीर में घुस गया है, या कोई और लेड मान लीजिए, लेड जो ब्लड में घुस गया, उसको ब्लड के अंदर से निकाल के कॉम्प्लेक्स बना लिया। एक बार कॉम्प्लेक्स बन गया तो गया, फिर वो लेड की तरह बिहेव नहीं कर सकता। सेम गोज फॉर कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में भी यही दिया जा रहा है ट्यूमर सेल्स को, कि उसको घेरने के लिए, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमने कुछ इंजेक्ट कर दिया बॉडी में, कि वो लोकलाइज जाके उसी को घेर के डेड कर देगा, उस टिश्यू को, उस कैंसरस टिश्यू को। सो यानी कि कॉम्प्लेक्स वर्ड से मुझे ये बात पता चल गई, इसको तोड़ना आसान नहीं है, टूटता नहीं है। एक बार बन गया, तभी जैसे ही एंटीडोट बॉडी में जाता है, पॉइजन केस रिकवर होना शुरू हो जाता है, कि सारा लेड जो है वो ब्लड से बाहर निकल आया। क्यों बाहर निकल आया? उसके चारों तरफ एक ऐसी चीज आ गई जिसने उसको कॉम्प्लेक्स बना दिया। कॉम्प्लेक्स बनाने का मतलब है नाउ इट कैन नॉट आयोनाइज, मतलब अब लेड ब्लड में जा ही नहीं सकता, वो आयोनाइज हो ही नहीं सकता। तो पॉइजन केस रिकवर हो गया, कि लेड को ब्लड से बाहर निकालना था। तो ये इससे समझिए कि कॉम्प्लेक्स क्यों बोला गया इसको। कुछ तो ऐसा हो रहा है जो ये बता रहा है, इसका मतलब वो आयन जो है वो आयोनाइज नहीं होता। आप किसी पेड़ की पत्ती को क्रश करके पानी में डालिए, क्लोरोफिल का ग्रीन कलर है, कि उसका ग्रीन कलर मेरे वाटर में आ जाए, नहीं आता, राइट? आप कितना ही कोशिश कर लीजिए कि भाई वो पत्ती डीकलराइज हो जाए, नहीं। वो किसी और रीजन से हो, अलग बात है। पॉइंट यहां सिंपल सी बात ये है कि अगर कोई चीज कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग में है, वो आयोनाइज नहीं हो सकती, वो मेटल इज लॉस्ट फॉर एवर आपके लिए। हाँ, लैब में जाके कुछ और करके हम कर लेते हैं, हम एक्सपेंसिव मेटल को ऐसे ही एक्सट्रैक्ट करते हैं, जहां जरूरत है हम कर भी लेंगे, टेक्निक निकाल भी रही है, चैप्टर के एंड में टेक्निक्स भी आएंगी।
डबल सॉल्ट की खास बात, उसके सारे मेटल्स रेडी टू आयोनाइज, मेटल्स आर नॉट लूजिंग देयर आइडेंटिटी। लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है, कॉम्प्लेक्स इज नॉट लूजिंग इट्स आइडेंटिटी, वो मेटल को बाहर जाने ही नहीं दे रहा। राइट, कॉम्प्लेक्स इज नॉट रेडी टू लूज इट्स आइडेंटिटी। तुम डालो पानी में, हम तो अभी भी कॉम्प्लेक्स ही रहेंगे, हम आयंस को बाहर निकलने नहीं देंगे। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो यहां मेन लाइन जो मेरे को आपको समझानी है, डबल सॉल्ट डू नॉट लूज देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ आयंस। इंडिविजुअल का मतलब क्या गया, हर आयन की प्रॉपर्टी है, वो जब चाहे तुम वाटर में डालो, पोटेशियम आयन क्रिएट होगा, तुम उसका लैब टेस्ट करोगे, बन जाएगा। राइट, तुम्हें पोटेशियम की प्रेजेंस का लैब टेस्ट करना है, बन जाएगा। लेकिन एक प्लांट की लीफ से निकाले हुए क्लोरोफिल में तुम मैग्नीशियम का कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं दे सकते, क्योंकि मैग्नीशियम को फ्री ही नहीं किया लिगेंड्स ने, मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स में फंसा हुआ है, उस तक कोई नहीं पहुंच सकता, वो आयोनाइज होके आ ही नहीं सकता। तो कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स अपनी प्रॉपर्टी रिटेन करता है सॉलिड में, और चाहे तुम इसका पानी में घोलो, गर्म करो, उबालो, जो मर्जी करो, ये आयोनाइज नहीं होता। क्लियर, अंडरस्टूड? यानी यहां से मुझे समझ में आया भाई कॉम्प्लेक्स कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जिसके लिए मुझे अब समझना और पढ़ना तो पड़ेगा। ये कोई आयोनिक बॉन्ड तो बन नहीं रहा, और मैंने आज तक नहीं सुना मेटल का आयोनिक के अलावा कोई और बॉन्ड बने। मेरे लिए तो एक खबर है, मैग्नीशियम हो, कॉपर हो, कोबाल्ट हो, निकल हो, प्लेटिनम हो, ये आयोनिक बॉन्ड नहीं बना रहे, ये आयोनाइज नहीं हो रहे। इट्स अ न्यूज फॉर मी, राइट? तो उसको पढ़ने के लिए अब मैं चैप्टर शुरू करूंगी, उससे पहले ये सब के पास नोट होना चाहिए। और ये वाइवा में, ट्वेल्थ बोर्ड्स में, ऑब्जेक्टिव में, कहीं भी मतलब ये रटने चाहिए। फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट नाम याद रह जाए, और ये पोटेशियम एल्यूमिनियम का सल्फेट नाम याद रह जाए। फॉर्मूला तुम खुद क्रिएट कर लोगे। H2O का कोई नहीं दिक्कत, भूल जाओ तो XH2O कर सकते हो जी। तो डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स में ये भी मैंने क्यों लिखा, 2-3 साल पहले असर्शन रीजन आया इसके ऊपर बहुत खराब सा, तो मेरे को इस तरह की स्टेटमेंट लिखनी पड़ी कि ये मैंने बहुत डायरेक्ट नहीं लिखा, दोनों में एक जैसी बात दिख रही है। तो असर्शन रीजन में भी ऐसा ही था, दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड दिस। और अगर आप पिछले 2-3 सालों के पेपर्स देखेंगे ना, खासकर जेई के, काफी क्वेश्चन एन अवस्थी से सिमिलर आए हैं, काफी, मतलब एज इट इज भी देखने को मिलते हैं। अगर इस साल का भी जो जेई है हुआ है, और मैं अपनी लास्ट ईयर की जो एन अवस्थी थी उसको देखूं, तो एज इट इज क्वेश्चन उठ के आए हुए हैं। इसीलिए मैं एन अवस्थी पे थोड़ा सा ज्यादा परस्यू करती हूँ। चलिए, अब यहाँ पे मेरे को पता लग गया भाई कॉम्प्लेक्स पढ़ने हैं। कॉम्प्लेक्स कैसे पढ़ें, तो ये चैप्टर का डेडिकेशन एक ही साइंटिस्ट को जाता है, वर्नर को, जिन्होंने पहली बार इस बात को उठाया, उसके बाद तो उन्होंने रास्ता खोल दिया। तो साइंटिस्ट वर्नर ने ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्सेस को इकट्ठा करके रिसर्च किया, और एक ही कॉम्प्लेक्स पे रिसर्च करते रहे वो सालों साल। तो मैं आपके सामने अब वो कॉम्प्लेक्स ला के देती हूं जिसपे वर्नर ने स्टडी शुरू की, और उसके बाद उसका नाम रखा गया, कोऑर्डिनेशन। लेकिन अभी तक मेरे पास कोऑर्डिनेशन नाम नहीं है, अभी मैं कॉम्प्लेक्स नाम से ही चल रही हूँ। चैप्टर का नाम चाहे कोऑर्डिनेशन है, मेरे को शायद आज की क्लास में पता भी ना चले इसका नाम कोऑर्डिनेशन क्यों रखा, अभी तो मुझे समझ नहीं आ रहा, इसीलिए कॉम्प्लेक्स। राइट, तो अब अगर हम देखें साइंटिस्ट वर्नर ने क्या कहा, ये थ्योरी एक टेक में समझ में आ गई, तो इसमें सिर्फ एक ही तरह का क्वेश्चन आता है, बोर्ड्स हो या आपका कंपटीशन हो, तो इसको समझने के नजरिए से देखना, रटने के नजरिए से नहीं। ये बहुत बहुत ही अच्छी थ्योरी है। दो तीन पॉस्टुलेट हैं छोटे छोटे। वर्नर ने कहा ये जो कॉम्प्लेक्स हैं जितने भी, इनमें एक बड़ी कॉमन चीज देखने को मिलेगी, सब में एक मेटल होता है, एक मेटल होना कंपलसरी है। तो उन्होंने कहा आप कॉम्प्लेक्स को समझें उससे पहले मेटल को समझो। पहली बार हमें वैलेंसी के बारे में एक बात पता चलती है। अगर मैं आपसे अभी पूछूं मैग्नीशियम की क्या वैलेंसी है, भाविनी मैग्नीशियम की क्या वैलेंसी है? 2 पॉजिटिव, यानी वैलेंसी बोल दिया मैंने, आपको भी पता है वैलेंसी का मतलब क्या है, कितने बॉन्ड बना सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 2, राइट? अगर मैं आपसे पोटेशियम की पूछूं तो 1। तो वैलेंसी तो हम यही जानते हैं, लेकिन अगर मैंने, आपने देखा मैंने भी डिफाइन क्या किया वैलेंसी, ध्यान से सुनना, लिखा हुआ यहां मिलेगा, प्राइमरी वैलेंसी। जो वैलेंसी आप लोग जानते हो और मैं जानती हूं अभी तक, उसको कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी। क्या मतलब है? मेटल
किसी भी नॉन मेटल के साथ जब बाइनरी कंपाउंड बनाता है तो मेटल के कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं उसको उसकी प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं। आई नो उसको ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोला जाता है, बट अभी नहीं, अभी वर्नर का जमाना चल रहा है, तो आप लोग अपनी तरफ से ऑक्सीडेशन स्टेट वर्ड वर्नर के रहते रहते नहीं लाओगे, क्योंकि ये बहुत पुराने टाइम की बात है, तब तक शायद ऑक्सीडेशन स्टेट की फिलॉसफी उन्होंने एटलीस्ट नहीं यूज करी। तो मैं अभी इसको वैलेंसी ही लेके चलूंगी एज पर हिज थ्योरी। तो उन्होंने कहा मेटल की एक्चुअली में दो तरह की वैलेंसी होती है, तुम्हें पता नहीं तभी कॉम्प्लेक्स में तुम फंस गए। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, जैसे KCl में प्राइमरी वैलेंसी के की क्या है 1, MgCl2 में मैग्नीशियम की क्या है 2, FeCl3 में Fe की क्या है 3। ये होती है प्राइमरी वैलेंसी जो सिर्फ कोई एनायन सेटिस्फाई कर सकता है। करेक्ट मी, ये मेरी तीसरी चौथी स्लाइड में आएगी लाइन। प्राइमरी वैलेंसी सिर्फ कोई एनायन सेटिस्फाई कर सकता है, क्योंकि अगर आप लोगों ने मेरी प्राइमरी वैलेंसी की डेफिनेशन और एग्जांपल सुने तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं गलत तो नहीं बोल रही। प्राइमरी वैलेंसी किसी भी मेटल की कभी नेगेटिव में हो सकती है? नेवर। ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव में कहां होती है? अगर मेटल की प्राइमरी वैलेंसी इज 2, 3, 4 एंड बैक ऑफ द माइंड यू नो इट इज पॉजिटिव, प्राइमरी वैलेंसी सिर्फ और सिर्फ कौन आके सेटिस्फाई कर सकता है? एनायन। ये बात आपको 10th क्लास से पता है, बस हमने एक शब्द जोड़ दिया प्राइमरी। जब प्राइमरी जोड़ा है तो सेकेंडरी के चक्कर में जोड़ा है, कुछ आने वाला है जिसकी वजह से मेरे को सेकेंडरी टर्म यूज करना है या प्राइमरी यूज करना पड़ रहा। तो प्राइमरी वैलेंसी, उन्होंने पहली बात बोली प्राइमरी वैलेंसी वो ही है जो अब तक आप जानते हो, एनायन आके सेटिस्फाई करेगा, और वेरियस एग्जांपल्स लिख दिए, वो करते वक्त आप देख लोगे। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? बड़ी अजीब सी बात, यहां जो लिखी है उसे तो छोड़िए, मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं, फिर इसको भी पकड़ लेंगे। सेकेंडरी वैलेंसी कुछ और बॉन्ड्स भी बना रहा है मेटल जिसमें उसके इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कुछ तो और बॉन्ड बन रहे हैं जिसमें उसके इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है, उसके वेकेंट डी ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट है। तभी ये कॉम्प्लेक्सेस, एक मैग्नीशियम छोड़ देना, तभी ये कॉम्प्लेक्सेस सारे ट्रांजिशन मेटल्स के हैं सिर्फ। मतलब बहुत जगह आप देखोगे, आप बायो वाले बच्चे मेरे को बताएं विटामिन B12 या बी कॉम्प्लेक्स किसी एक का बायोलॉजिकल नेम दे सकते हैं, केमिकल नेम दे सकते हैं विटामिन बी जो होते हैं? नहीं दे सकते, तो चलो अपने 12th के सिलेबस में केमिस्ट्री में तो देना ही पड़ेगा। साइनोकोबालामिन इस चैप्टर के एंड में भी है जहां एप्लीकेशन है, कोबाल्ट, राइट। तो सेकेंडरी वैलेंसी उन्होंने कहा कुछ और भी बॉन्ड बनाता है मेटल जिसमें मेटल के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन उसके खाली डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा कौन सा बॉन्ड पढ़ा है आपने? कोऑर्डिनेशन। कि एक मेटल के पास 4, 5, 6 खाली ऑर्बिटल्स हैं, उसके अंदर सामने वाला आए और अपना एक 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 लोन पेयर देता जाए। 6 क्लोरीन आए और बोले मैंगनीज को करो खाली अपने डी, हाँ बहुत सारे खाली हैं, लो, और 6 के 6 क्लोरीन मैंगनीज के साथ बॉन्ड बना लेंगे। मैंगनीज को क्या फायदा हुआ? बॉन्ड बने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्टेबिलिटी, खाली तो पड़े थे उसके ऑर्बिटल। और क्लोरीन को क्या फायदा हुआ? अकेला तो एग्जिस्ट कर नहीं पा रहा था, लोन पेयर लिए घूम रहा था 3-3, उसने कहा मेरा भी काम चल जाएगा, मुझे भी स्टेबिलिटी मिल जाएगी। यानी कोई ऐसा बॉन्ड होता है, यस कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो ये भाषा अभी आप समझ मुश्किल पाएंगे क्योंकि वर्नर ने बहुत बेसिक लैंग्वेज यूज करी, लेकिन आप आगे का पढ़ चुके हैं तो अब सुनिएगा। सेकेंडरी वैलेंसी नंबर ऑफ ग्रुप्स और एटम्स जो आए अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके डायरेक्टली मेटल से अटैच हो गए, अदर देन प्राइमरी वैलेंसी। वर्नर को अंदाजा भी नहीं था क्या बनता है, आपको अंदाजा है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, लेकिन वर्नर को अंदाजा नहीं था कि, बट उनको ये पता था बॉन्ड तो बनता है, कौन सा पता नहीं, लेकिन देयर इज सम काइंड ऑफ अदर बॉन्ड फॉर्मिंग बिटवीन सम ग्रुप्स एंड मेटल। क्लियर सबको ये बात? सेकंड वैलेंसी आपको आगे का अंदाजा है इसलिए आपके लिए इजी हो जाएगा। तो उन्होंने अपने पहले पॉस्टुलेट में ये कहा भाई मेटल की दो वैलेंसी याद रखो, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। ठीक है, इतनी बात से थोड़ी समझ आने लगी मेरे को। फिर बात यहाँ खत्म नहीं हुई, उन्होंने कहा मैं एग्जांपल देता हूं, एंड ही स्पेंड हिज लाइफ ऑन दीज 4 केमिकल्स। ये 4 ही उनकी लाइफ है। कैसे? उन्होंने एग्जांपल लाके क्या दिया सेकेंड पॉस्टुलेट के साथ। सेकेंड पॉस्टुलेट चलो अगली स्लाइड पे होगा।
बट उन्होंने क्या किया, उनकी रैक पे हमेशा क्या रहता था वो समझिए। ये एक एग्जिस्टिंग सॉल्ट है, कोबाल्ट का ट्राइक्लोराइड, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं, और इसमें कोई मेरे से मेटल की प्राइमरी वैलेंसी पूछे तो है मेरे पास +3, क्योंकि एक एनायन आया, 3 एनायन आया, उन्होंने सेटिस्फाई कर दी। उन्होंने देखा अमोनिया भी एक स्टेबल केमिकल है, कंपाउंड है, सॉल्ट तो नहीं है, खैर बेस है, जो भी है। अमोनिया इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, कोबाल्ट क्लोराइड अपना हैप्पीली एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं दोनों को मिला दूं तो एक येलो कलर की सॉल्यूशन मिली, ना कलर इसके पास था ना कलर इसके पास था, दोनों को मिला के येलो कलर की एक सॉल्यूशन मिली। तो अंदाजा उन्होंने ये लगाया, कुछ कैसे निकाला वो अगली स्लाइड है, कि उनको कैसे पता चला यहाँ 6 लिखना है, ये अगली स्लाइड है। अभी मैं सिर्फ उनके सामने क्या रिसर्च था वो बता रही हूँ। उन्होंने इन दोनों को मिला के एक कंपाउंड बनाया जो कि येलो कलर का था, डन। फिर दोबारा इन दोनों को मिलाया तो कुछ टाइम बाद उनको पता लगा इन दो को डिफरेंट रेशियो में मिलाने से एक पर्पल कलर का कंपाउंड बनता है। फिर इन दोनों को डिफरेंट रेशियो में मिलाने में ग्रीन कलर का कंपाउंड मिलता है। फिर इनको डिफरेंट रेशियो में बनाने में वायलेट कलर का कंपाउंड मिलता है। सारे चैप्टर में कलर ही कलर देखते रहेंगे हम, कि उन्हें ये खटक रहा है सेम दो चीजों को मिला के, इसका मतलब कंपाउंड तो सेम नहीं बन रहा, जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो सेम नहीं बन रहा। मतलब कॉम्प्लेक्स की बात यहां खत्म नहीं हो रही, यहां से तो शुरू हो रही है, कि दोनों चीजें। अब आप देखो, उन्होंने हमें फॉर्मूला निकाल के दिया, तो तुम लोग तो डिफरेंस बता पा रहे होगे, इन पांचों चारों कंपाउंड्स में डिफरेंस क्या है? NH3 का नंबर जो डॉट के बाद लगा हुआ है, बाकी सब सेम है। तो इनके मिलने के वक्त ही कोई काम तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये नंबर कम ज्यादा हुआ और कलर बदला, यानी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला बदला तो कलर बदला। दिस ग्रैब ह्यूज अटेंशन टू दीज कंपाउंड्स, कि ये तो फिर बाकियों में भी करके देखा, वाकई ये हुआ कि मेरे को एक येलो कलर की सॉल्यूशन, अब कोई अगर आपको मैजिक शो दिखाए तो कितना आसान है उसके लिए। ये येलो कलर की सॉल्यूशन में कुछ मैं ऐसे इन दोनों के रेशो को यहां लाने के लिए कम ज्यादा कर दूं तो वो सॉल्यूशन क्या बन जाएगी? पर्पल। लो, हो गया जादू, ठीक है ना। तो यहां पर सिर्फ रेशो बदल के मैं कलर बदल रही हूं और कुछ नहीं कर रही। यहां से मेरे को इंटरेस्ट आता है, भाई पढ़ना तो पड़ेगा इसको, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई मेरे लिए। तो इसके आगे अगर मैं चलूं तो वर्नर कहते हैं जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयोनिक वैलेंसी की तरह काम करती है। आप वाटर में डालिए, वो क्या होगा? आयोनाइज होगा, कैटायन एनायन अलग अलग निकल जाएंगे। तो प्राइमरी वैलेंसी जैसे आपने देखा, के साथ कौन है? Cl। कैडमियम के साथ कौन है? अगेन Cl। Na के साथ कौन है? Br। कुछ भी ले लीजिए, प्राइमरी वैलेंसी बिल्कुल आयोनिक फोर्सेस की तरह बिहेव करती है। वो आयोनाइज, छोड़ दो फोन को भाई, बिल्कुल छोड़ दो, वो आयोनाइजेबल है। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी जिसका अभी तक तुम्हें कुछ पता नहीं, वरना अभी शुरू करेंगे, मैंने तुम्हें बता दिया ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वाली है, उसको तुम निकाल नहीं सकते। एक बार बन गया तुम उसको तोड़ नहीं सकते आसानी से, कुछ बहुत तामझाम लाना पड़ेगा उसको तोड़ने के लिए। अगर सेकेंडरी वैलेंसी एक बार बन गई, इट इज नॉन आयोनाइजेबल, एटलीस्ट बाय एडिंग वाटर यू कैन नॉट आयोनाइज। तो ठीक है, ये बात भी समझ आ गई। अब उसके 4 कंपाउंड में दोबारा लाई, कलर तुम अपने आप देख लोगे। इसके 2 पोस्टुलेट से मेरे को तो ये समस्या क्लियर करके दो, तब मैं बाकी के 2 मानू इनके। तो मैं इसकी एक समस्या क्लियर करके आपको देती हूँ, आप मेरे साथ इसमें जरा सपोर्ट करिएगा और बताइएगा आप कैसे इसको ले रहे हो। दिस, ये मैं आपको शायद येलो वाला लाके दिया है, जो पिछली स्लाइड पे था, वो ना भी लिखा हो चलेगा, यहां पहले समझना फिर लिखना। वो तो 4 मैंने बता दिए, तो जब तक वर्नर चलेगा यही 4 में खेलते रहेंगे हम। ये येलो कलर वाला वर्नर कंपाउंड लेके आया क्योंकि उसको समझना था कि दो चीजों को मिला के मेरे पास 4 रंग कैसे आ गए। तो पहले उन्होंने उठाया येलो वाला और उन्होंने AgNO3 डाला। AgNO3 क्या है? एक आयोनिक सॉल्ट, टूट जाएगा तो सॉल्यूशन में खूब सारे क्या प्रोड्यूस होंगे? सिल्वर आयंस, नाइट्रेट आयंस। आयोनिक है, वाटर देते ही आयंस तो बनना है, आयोनाइजेबल है। यहां क्या बनेगा मेरे को भी तो कोई आइडिया नहीं, मुझे नहीं पता क्या बनेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इज मिस्ट्री फॉर मी। यहां उन्होंने पूरा एनालाइज करके बताया, 3 AgCl प्रेसिपिटेट हुए, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, बनते ही प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा।
3 AgCl के मोल प्रेसिपिटेट हुए। ये हमें पोस्ट ग्रेजुएशन में सिखाते हैं कैसे निकालते हैं रिएक्शन में कितने मोल्स। आपके बस का नहीं है, सो सोचना भी मत। हमारी अगर एमएससी की हमें सबसे हॉन्टिंग यादें हैं ना, तो वो यही है। इस रिएक्शन में कितने मोल्स बने वो निकालने के लिए हमें 10-10 दिन लैब में लग जाते थे, तो भी गलत ही आता था, मैनिपुलेट ही करते थे। सो 3 AgCl मोल बने। इससे तुम्हें मैंने वो लैब का काम लाके दे दिया वर्नर का। अब हम समझ सकते हैं वर्नर को अपनी लाइफ क्यों लग गई इसमें। हम पे ये 3 मोल AgCl नहीं निकले, मतलब अगर आधा सेमेस्टर लगा लूं तो हम इसी के मैनिपुलेशन में ही लगे रहे। इट्स नॉट इजी। 3 AgCl के मोल आए। इससे मैं इस वक्त इस क्लासरूम में क्या इन्फ्रेंस निकालती हूँ, ये तीनों आयोनाइज होंगे पक्का, बाहर निकल गए तीनों। यानी 3 क्लोरीन क्या थे, प्राइमरी वैलेंसी। बाकी 6 अमोनिया क्या रहे होंगे आकृति, पक्का सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है वो मेरे को वीबीटी आके बताएगी, मेरे को भी पता नहीं, वो तो मैंने आपको बता दिया, इसलिए बार बार कोऑर्डिनेशन सोचना भी मत। वर्नर तो सेकेंडरी वैलेंसी के आगे बढ़ ही नहीं पाया। फिर वीबीटी आई और उसने कहा कि हम बताते हैं बॉन्ड क्या है, हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, वो सब फिर आया। अभी तो सिर्फ ये है कि भाई इसमें प्राइमरी वैलेंसी क्लोरीन सेटिस्फाई कर रहा था, तभी ये 3 AgCl बने। इसी के बाद उन्हें रियलाइज हुआ मेटल के साथ जो और चीजें जुड़ी हैं अब वो वापस नहीं आ पा रही। मैंने तो अमोनिया दिया था, अगर आप सोचो, मैंने तो अमोनिया दिया था और मैं तो उम्मीद कर रहा था डबल सॉल्ट है या कुछ है, सब टूट टाट के आ जाएगा। बट नाउ आई कैन नॉट आस्क अमोनिया बैक, आई कैन नॉट आस्क कोबाल्ट बैक, आई लॉस्ट कोबाल्ट। अब ये सोल्यूशन कोबाल्ट का टेस्ट नहीं देगी, कोबाल्ट का कंफर्मेटरी टेस्ट फेल्स। ये सब उन्होंने किया, हजारों बार किया कि कोबाल्ट का कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं आ रहा, मतलब कोबाल्ट अभी आयोनाइज होके बाहर आया ही नहीं है। सहज नींद आ रही हो तो यू कैन हैव ग्लास ऑफ वाटर। सेम गोज फॉर आकृति। जब चैप्टर शुरू हो रहा है तो मेरे को कहानी सुनानी पड़ेगी, तो जो बच्चे यूं या यूं बैठते हैं बस उनको एक पिल्लो देने की जरूरत है। ले आती हूँ वो भी, तो अपने आप को सपोर्ट कम दो, मुझे दो। अब अगला केस तो आकृति, यहां पर अगर मैं कहती हूं 2 AgCl ही डिपॉजिट हुए, तो मुझे बताओ इसमें कितने क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे होंगे, सहज आकृति बोथ? 2 ही। जितने मैंने डायग्राम में कैसे लिखा उस पे मत जाना, मैं तो भी वर्नर की जगह हूं, मुझे कुछ पता ही नहीं, मैंने तो बस लिख दिया, मैं तो पता लगा रही हूं। अगर 2 ही मोल AgCl के आयोनाइज हो प्रेसिपिटेट होके आए, मतलब क्या, प्राइमरी वैलेंसी तो 2 ही होगी। पर कोबाल्ट का चार्ज कौन सा बदलता है, नहीं बदलता। तो 3 क्लोरीन उसको सेटिस्फाई करने आए, तो प्राइमरी वैलेंसी तो इसकी 3 ही होनी चाहिए। लेकिन मुझे ये पता चल गया भाई 2 ही AgCl है, तो कुछ तो मामला गड़बड़ है। अगले पॉस्टुलेट में इसी मामले को सॉर्ट करेंगे, पहले समझ लो। अगर मैं इस पे चलूं तो 2 ही बाहर गए, एक अंदर रह गया क्लोरीन। क्यों रह गया, जबकि आप कह रहे हो सेकंड पॉस्टुलेट में प्राइमरी वैलेंसी पूरी सेटिस्फाई होती है इसी से, और प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइज भी होती है। किसने रोक लिया एक क्लोरीन को? आ रहे नहीं, तुम अभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हाँ, एब्सोल्युटली राइट, बस 2 मिनट और रुकना, बिल्कुल सही। यहां मैंने किया काम, तो यहां पर अब आप प्रिडिक्ट कर सकते हो मैं क्या करने वाली हूँ, राइट? प्रिडिक्ट कर गए मतलब सही लाइन पे चल रहे हो, ठीक है। मुझे पता है आप अंदाजा लगा लोगे, मैं रोकूंगी, प्लीज कहीं रॉन्ग वर्ड ना आ जाए आपके दिमाग में, मेरे को सही जगह ले जाने देना। तो एक AgCl ppt हुआ, मतलब एक ही क्लोरीन आयोनाइज हुआ। डोंट आंसर कितनी प्राइमरी वैलेंसी, अभी नहीं आंसर कर सकते। प्राइमरी वैलेंसी कभी लाइफ में चेंज नहीं होती एक्चुअली, वो सेम ही रहती है। तो आप ऐसे आंसर नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ इतना बताओ कितने क्लोरीन आयोनाइज होके गए, एक। यहां पर 0 AgCl। ऐसा थोड़े फिर कोबाल्ट की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही। लेकिन मुझे पता चल गया इस रिसर्च से ऑफ वर्नर, भाई आयोनाइज होने वाले क्लोरीन बदल गए अगर कंपाउंड्स अलग अलग थे इनके। इनमें क्या खास बात थी, इनके कलर्स अलग अलग थे। येलो वाला 3 AgCl दे रहा है, पर्पल वाला 2 AgCl दे रहा है, ग्रीन वायलेट अपना अपना जो भी है डिफरेंट बिहेवियर।
तो सिर्फ कलर अलग नहीं था, उनका बिहेवियर भी डिफरेंट था, उनकी कंडक्टिविटी भी डिफरेंट थी, उसमें कितने आयंस बनते, सब डिफरेंट होता है इनका। वेंट ऑफ फैक्टर में बहुत पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, मैंने वेंट ऑफ के क्वेश्चंस आपको कराए हैं स्क्वायर ब्रैकेट लेके, तो ये हर जगह आएंगे। अब इससे अब मुझे कुछ तो समझ में आ रहा है कि आई नीड सम मोर इंफॉर्मेशन। क्लैरिटी तो आ जाएगी, क्लैरिटी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी और चाहिए, आ जाएगी, बात समझ तो आने लगी। ये सबको क्लियर है? अब इसका मेरे को क्या मतलब समझ में आता है, मैं आगे जाऊं उससे पहले, प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल बट सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल, बात हो चुकी है ये। लेकिन ये समझ में आ रहा है यहां 6 अमोनिया नहीं बाहर आए थे, क्यों? क्योंकि ये 6 के 6 क्या कर रहे थे, पक्का सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे थे, और सेकेंडरी वैलेंसी ही है जो बाहर नहीं आ सकती। अमोनिया तो किसी में भी नहीं बाहर आया, तो सारे अमोनिया किस में लगे हुए थे, सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करने में। अब अगर यहां से जानवी, यहां से एक क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी दिख रही है, सेटिस्फाई कर रहा है, उसके बावजूद भी बाहर नहीं आया, इसका मतलब वो डुअल रोल कर रहा होगा, वो प्राइमरी वैलेंसी के साथ साथ मजबूरी में सेकेंडरी भी सेटिस्फाई करने लग पड़ा होगा, इसलिए उसको अंदर रुकना पड़ गया। सेम गोज फॉर दिस, यहां इस 4 जो तुम कह रही थी 6 पूरा करने के लिए अक्षित, यहां मुझे दिख रहा है 3 में से सिर्फ 1 क्लोरीन गया, तो 2 क्लोरीन किधर गए, पक्का सेकेंडरी वैलेंसी पूरी करने के लिए उनको रुकना पड़ गया अंदर। ऐसे ही यहां पर तीनों को डुअल रोल करना पड़ गया। मैंने आगे के 2 पॉस्टुलेट कराए लेकिन थ्योरी कंप्लीट करा दी, कि जब एक जने से आंसर आ गया तो लगा मैं फायदा ही उठा लूं। आपसे यहां पर 2 ही सवाल पूछे जाएंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। सेकंड, आपको ऐसे, अब मैं मनगढ़ंत केसेस दूंगी, आपको सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी बतानी होगी। किसी क्वेश्चन में हम प्राइमरी वैलेंसी अगर पूछ रहे हैं तो वो हमसे गलती हो रही है, वो बेवकूफी वाला सवाल नहीं पूछेंगे, वो महालड्डू क्वेश्चन है, 9th का बच्चा दे देगा। हम अगर कहीं पर प्राइमरी वैलेंसी पूछ रहे हैं तो इट्स आर मिस्टेक। क्या पूछा जाता है, सेकेंडरी वैलेंसी। तो पहले ही बताइए, ये स्लाइड क्लियर हो गई सबको? अब पॉस्टुलेट की फॉर्मेलिटी खत्म करते हैं और क्वेश्चंस करते हैं, वर्नर क्लोज हो जाएगा। तीसरा पॉस्टुलेट क्या है वर्नर का, जो आपको सब ऑलरेडी मैं बता चुकी हूं, इसलिए नथिंग न्यू फॉर यू नाउ। प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई होती है सिर्फ एनायन से, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी जिसके ऊपर पूरा चैप्टर है, सेकेंडरी वैलेंसी कोई भी सेटिस्फाई कर सकता है, एनायन, कैटायन, न्यूट्रल स्पीशीज, कोई भी सेटिस्फाई कर सकता है। ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है ढूंढने की। ठीक है जी, ये भी आ गया। तीसरा पॉस्टुलेट देखेंगे, इसका जब यूज होगा तब देखेंगे, अभी तो मेरे को वो एजीसीएल में इंटरेस्ट अटका हुआ है। फोर्थ एंड लास्ट पॉस्टुलेट सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी है, क्योंकि वो फिक्स हो गई, उसने फंसा लिया मेटल आयन को, वो ज्योमेट्री डिसाइड करती है। और प्राइमरी वैलेंसी तो आयनिक बॉन्ड है, वो नॉन डायरेक्शनल होता है, उसका ज्योमेट्री में कोई रोल ही नहीं है, वो तो कहीं मर्जी बना देंगे हम। अगर तीसरा और चौथा पॉस्टुलेट हो गया हो तो मैं आपको आगे क्लियर कर देती हूं इसके क्वेश्चन। इनको कहना मैम पढ़ा रहे हैं, 6 बजे के बाद बात करेंगे। So only secondary valency decides geometry, geometry प्राइमरी नहीं करती डिसाइड। चारों पॉस्टुलेट और मेरे उस सवाल के जवाब को मैं एक डायग्राम में दिखाना चाहूंगी, अगर ये पॉस्टुलेट सबके पास आ गए तो। थर्ड और फोर्थ के बाद अब मेरे को चारों पॉस्टुलेट की क्लैरिटी भी चाहिए, और मेरे को वो कलर डिफरेंट क्यों था वो तो चलो बहुत आगे जाके वीबीटी सीएफटी में मिलेगा, लेकिन क्या फर्क था एक्चुअली वो सारा जानना है। और वर्नर खत्म है, वर्नर के बस यही 4 छोटे छोटे पॉस्टुलेट हैं। प्रॉब्लम क्या है, एनसीईआरटी ने और बुक्स ने यहां लाके खत्म कर दिया है, लेकिन समझ ही नहीं आता इन 4 से, तो मैं आपको उस तरीके से बताऊंगी अब जो बुक्स ने नहीं बता रखा। आपने एक चीज देखी, सेकेंडरी वैलेंसी क्या डिसाइड करती है, ज्योमेट्री। यहां सेकेंडरी वैलेंसी सारे वाले केसेस में कितनी थी, 6 की क्या ज्योमेट्री होती है, ऑक्टाहेड्रल। जिनको नहीं पता कि 6 की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है, आज से पता लगा लीजिए। स्पेस में अगर 6 ऑर्बिटल 6 बॉन्ड अरेंज करने हैं, उनकी एक ही ज्योमेट्री पॉसिबल है, जिसको 2 नामों से जाना जाता है, स्क्वायर, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, स्क्वायर बाय पिरामिडल। तो अब जरा वर्नर की सारी बात को इस डायग्राम में समझते हैं। वर्नर का क्या कहना था, कोबाल्ट। अब ध्यान देना सेकेंडरी वैलेंसी पे ज्यादा,
उसकी एक्चुअली में इन सारे कंपाउंड्स में सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स्ड थी, दैट इज 6। क्योंकि उसका जो एक्सरे से पिक्चर आया उसमें सब में ज्योमेट्री सेम आई, समस्या ये हो गई थी। जबकि अगर आप वर्नर की जगह जाके सोचो, कहां 6, 5, 4, 3, हम तो इसको मानेंगे। काउंटर तो हम दे ही सकते थे कि नहीं, सेकेंडरी वैलेंसी ये होनी चाहिए, और लॉजिक भी बनता, भाई क्लोरीन तो प्राइमरी में है। किसको सपना आ रहा है कि क्लोरीन दोनों काम कर रहा है? वो सपने की वजह थी भाई चारों की ज्योमेट्री सेम आई। तो चारों की ज्योमेट्री सेम कैसे आ सकती है? 6 अमोनिया, 5 अमोनिया, 4 अमोनिया या 3 अमोनिया। यस, ज्योमेट्री सेम, कलर अलग अलग। एब्सोल्युटली राइट। चैप्टर का आखिरी टॉपिक ही यही है, कलर। तो अभी इतनी आगे मत जाओ। मतलब ये चैप्टर अगर आप 10 साल बाद भी सोचोगे ना, हमने पढ़ा था, कलर की वजह से ही याद रखोगे, बाकी किसी वजह से नहीं। सो उनको भी समझ नहीं आता जब सारे कंपाउंड्स, कलर थोड़ी देर के लिए भूल जाना बच्चों, सारों के सारों की ज्योमेट्री सेम है, ऑक्टाहेड्रल। तो मेरे को सारे कोबाल्ट मेरे को ऑक्टाहेड्रल बना के चलना पड़ा। 4 हैं और चारों बना रखे हैं मैंने। पहले वाले में कितने अमोनिया थे? 6। तो उन्होंने कहा ये पक्का सेकेंडरी वैलेंसी है। क्यों? क्योंकि यही ज्योमेट्री डिसाइड कर रही है। इसी में कोई इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट न्यूट्रलाइजेशन नहीं है, तो इतने पे उन्होंने ध्यान दिया। ऑक्टाहेड्रल मिला ही इसलिए है क्योंकि 6 अमोनिया थे स्पेस में, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 3 क्या थे? क्लोरीन। वो क्या कर रहे थे? प्राइमरी वैलेंसी। अब प्राइमरी वैलेंसी वाले क्लोरीन को तुम्हें जहां मन करे बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां तुम्हें डायग्राम में जगह मिलती है या दिखाई देता है, कहीं मर्जी बना दो। तीनों एक साथ भी बना दो, थोड़ा अटपटा लगेगा लेकिन गलत नहीं है। जहां दिल करे बना दीजिए। नोबडी विल आस्क यू कहां बनाया, क्योंकि इसकी तो कोई डायरेक्शन ही नहीं होती, इसीलिए मैं सॉलिड लाइन नहीं बना सकती, बिकॉज इट इज नॉट डायरेक्शनल। ये तो मेरे को बताना है भाई होता है। जैसे ही वर्नर थ्योरी के आगे जाएंगे, तीनों सीएल बाहर निकाल देंगे हम ब्रैकेट से। हम इन तीनों सीएल को पढ़ना ही छोड़ देंगे जैसे ही मैं वर्नर थ्योरी के आगे जाऊं। भी इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, ये तो नॉर्मल बॉन्ड है आयोनिक। तो 3 सीएल यहां वर्नर के हिसाब से, वर्नर ने कहा भाई कोबाल्ट को निकलने नहीं दिया, 6 अमोनिया ने आके पैक कर दिया। कोबाल्ट आयन बाहर नहीं निकल सकता अब चाह के भी। दिस इज हाउ कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट उनके हिसाब से। आप इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। कोई एक बॉन्ड थोड़ी, 6 बॉन्ड है, एक बॉन्ड तोड़ने में जान निकलती है, हम 6 कहां से तोड़ेंगे? चलो जी, हमने आपका फर्स्ट केस मान लिया। सेकंड केस में कितने अमोनिया थे? 5 अमोनिया की बात करते हैं हम। मैं NN लिख रही हूं अमोनिया के लिए, जस्ट टू सेव टाइम। 5 अमोनिया। छठी, हाँ जी, हाँ, यस, बिल्कुल सही। तो इतना तो समझ आ ही गया। अब ज्योमेट्री तो आपका ही है, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो छठा कॉर्नर किसको दोगे? अब चारा क्या बचता है? क्लोरीन को। और उस बात को डिफेंड करने के लिए एक फैक्ट है, एक क्लोरीन बाहर नहीं निकल पाया था 3 में से। वो एक क्लोरीन ये कोना भरने में लग गया। और अब मुझे समझ आती है एक बात, कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी भी नहीं बदल सकती, ये दोनों काम कर रहा है। इट मस्ट बी बिहेविंग एज बोथ। देखिए, वर्नर की थ्योरी डिस्कार्ड होगी और VBT आएगी, लेकिन इस चैप्टर को पूरा वर्नर के नाम पे डेडिकेट किया जाता है। ही वॉज द वन हु स्टार्टेड इट। एंड इमेजिन, इसने कितने रास्ते खोल दिए। आज कीमोथेरेपी कितनी वाइडली यूज्ड है, पॉइजन के लिए एंटीडोट देना, ये सब कुछ जो है, मेटलर्जी, कितने रास्ते खोल दिए अकेली इस थ्योरी ने। शुरुआत तो कर दी। तो एक क्लोरीन जो है वो डुअल रोल में पकड़ा गया, फंस गया। बाकी 2 क्लोरीन जहां मनाए बना दो, ये 2 आयोनाइज हो गए। तीसरा केस क्या था गिरीशा? उसमें कितने मैं क्लोरीन डुअल रोल में दिखाऊं? 2। वहां पर 2 क्लोरीन ऐसे होंगे जो डुअल रोल में फंस गए, और 1 क्लोरीन ऐसा होगा जो आयोनाइजेबल होगा। आखिरी केस जो मेरे पास चौथा आया, उसमें तीनों के तीनों क्लोरीन डुअल रोल में गए। आपको एक भी मोल AgCl का नहीं मिला, व्हाइट PPT ही नहीं मिला आपको, जबकि उसके अंदर Cl है, Cl का रिएक्शन नहीं मिला आपको। तो ये उनकी एक्सप्लेनेशन थी, जहां वर्नर थ्योरी क्लोज हो जाती है। अब क्वेश्चंस की बारी आती है।
बट उससे पहले सब कुछ नोट होगा तो शायद इसका मेरे लिए यूज होगा, नहीं तो रिटेन नहीं होगा। तो पहला पोस्टुलेट, जिन्होंने भी नोट नहीं किया था उनके लिए। माधव, नवनीत, साथ साथ नोट हो रहा है? इसको अभी नोट करने की आपको जरूरत नहीं है, ये तो जस्ट आपके साथ एक इंफॉर्मेशन उनके एक्सपेरिमेंट की शेयर हुई थी। सेकेंडरी और प्राइमरी वैलेंसी का मेजर डिफरेंस, जो वर्नर की सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन थी, वो ये थी। नोट करिए इसको जल्दी जल्दी। दिस इज पोस्टुलेट, ये तो एक एग्जांपल था, इसको ना भी नोट करें क्योंकि इसके तब क्वेश्चन पूछ लूंगी मैं आपसे। एक कंपाउंड है बच्चों, PtCl2.2NH3, राइट? PtCl2 डॉट, अगर मैंने इसको AgNO3 दिया तो उससे कितने AgCl प्रेसिपिटेट हुए? 0 मोल ऑफ AgCl आया। इसकी सेकेंडरी वैलेंसी बताइए। यानी 2 अमोनिया तो सेकेंडरी वैलेंसी पूरी कर ही रहे हैं, ये 2 Cl भी बाहर नहीं निकल पाए, मतलब इसकी सेकेंडरी वैलेंसी हुई 4। तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन यहां से यही आता है, इसमें आप बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं ला सकते। स्टिल ऐसे ही एक और है, निकल Cl2 डॉट 6H2O। इससे जो AgCl प्रेसिपिटेट हुए वो 2 AgCl प्रेसिपिटेट हुए। सेकेंडरी वैलेंसी इज 6। प्राइमरी नहीं पूछता कोई, सेकेंडरी पूछी जाती है। तो अब मैं केसेस बदलती जाऊं, आपके पास आंसर है क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट है। यहां पे वर्नर थ्योरी खत्म हुई, लेकिन इतने सवाल अभी भी मेरे बिल्कुल जवाब में नहीं आ रहे, जिसका मेरे को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा। पहली चीज, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री क्यों? राइट, वो तो मैंने VBT से उठा लिया, वेस्पर से उठा लिया, कहीं से उठा लिया। चलो वो भी कह सकते हैं कि कहीं और आया हुआ है, तो क्यों पूछ रहे हो? कलर अलग अलग क्यों? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अलग अलग क्यों? ऐसे बहुत सारे सवाल यहां पर हम जवाब ढूंढ रहे हैं, वर्नर में रह के मिले नहीं। वर्नर यहीं पे थ्योरी खत्म। लिमिटेशन, ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन कलर्स एंड मैग्नेटिक मोमेंट्स, जो इन कंपाउंड्स की खासियत है जिसकी वजह से पढ़ना है हमको। तो लिमिटेशंस लिख लीजिए इसकी और आगे चलें। इसकी लिमिटेशन क्या है? Werner theory was not able to give explanation about color and magnetic properties. तो इसके बाद अब हम नई थ्योरी पे जाते हैं, क्योंकि वर्नर तो जवाब दे नहीं पाए, तो उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा VBT पे। VBT पढ़ने लायक होने के लिए हमें अभी पूरा एक लेक्चर लगेगा, उसमें जो टर्म्स यूज होंगी उसके लिए, क्योंकि ये नॉर्मल कंपाउंड्स तो थे नहीं, तो वो वाली टर्म तो मैं यूज नहीं कर सकती, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये सब। मेरे को अब आज की क्लास और एक क्लास और वो मेरे को लगानी पड़ेगी किस पर? इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी पर। तो आज की क्लास बेसिक टर्मिनोलॉजीज पर ही रहेगी। VBT तो हम आफ्टर समर वेकेशन ही लेंगे। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी कितनी हो जाती है हम उसको पकड़ते हैं अब। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी यानी सम इंपॉर्टेंट टर्म्स वी आर गोइंग टू यूज इन दिस चैप्टर इज 6 या 7 बेसिक टर्म आने वाली है, जिसमें पहली टर्म है कॉम्प्लेक्स आयन किसको कहते हैं, कॉम्प्लेक्स एंटिटी किसको कहते हैं। वो पूरा हिस्सा जो कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको आप आयोनाइज नहीं कर पा रहे, जिसको अभी तक आप डिफाइन नहीं कर पा रहे, यानी उसको कहा गया कॉम्प्लेक्स आयन। बट इससे कौन सा मेरे को समझ आ रहा है, ढूंढूं कैसे? तो कॉम्प्लेक्स आयन का मतलब है वो जो मेटल ले रहे हो आप, वो आयन है, ठीक है। मेटल का आयन जो भी है, मेटल भी हो सकता है, मेटल का आयन भी हो सकता है। साथ में जो चीजें और जुड़ी हुई हैं, जिसको अभी तक मैं किस नाम से जान रही थी? सेकेंडरी वैलेंसी। अब उसको नया नाम दे दिया गया लीगेंड्स। सेकंड और थर्ड में आपके पास लीगेंड्स आ जाएगा। अभी नहीं पता मेरे को लीगेंड्स क्या होते हैं,
मुझे सिर्फ इतना पता है, सेकेंडरी वैलेंसी पूरी करने वाली चीजों को मैं लिगेंड्स कहती हूँ, प्राइमरी वैलेंसी को बाहर निकाल दिया, इसका कोई काम नहीं है, राइट। तो जो बाहर लिखा मिलेगा उसको अब हम आज के बाद बोलेंगे काउंटर आयंस। इस चार्ज को काउंटर करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए जो और जितने आयंस आए, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाले आयंस होते हैं सिंपल नॉर्मल एनायंस या कैटायंस, जो भी होते हैं उनको काउंटर आयंस कहेंगे। दिस चैप्टर इज गोइंग टू डील विद दिस स्क्वायर ब्रैकेट। इसीलिए सबसे पहली बेसिक टर्मिनोलॉजी बोली गई आपको कॉम्प्लेक्स एंटिटी। आयन के बाद मैंने एंटिटी क्यों लिखा है? कई बार आपको यहां चार्ज मिलेगा, कई बार न्यूट्रल भी मिलेगा, जीरो चार्ज भी होगा। तो देख रहे हैं दो एग्जांपल नीचे, एक और लिख देती हूं मैं। ये कोबाल्ट नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये न्यूट्रल है। NiCO4 इज न्यूट्रल। तो कोऑर्डिनेशन, सॉरी, कॉम्प्लेक्स आयन के साथ कॉम्प्लेक्स एंटिटी वर्ड बोलने की भी आदत डालिए। जरूरी नहीं है हर जगह आयन हो, ऐसे कुछ केसेस आपको न्यूट्रल भी मिल सकते हैं जहां पर चार्ज जीरो हो। देखिए मैंने एक कैटायनिक लिखा हुआ है, एक मैंने एनायनिक लिखा हुआ है। इस फर्स्ट वाले केस के लिए पारस, काउंटर आयन किधर लिखूं? बाहर, सपोज 3Cl। प्रज्ञा, इसके लिए काउंटर आयन किधर लिखूं? ब्रैकेट के बाहर। किधर मतलब? वहां भी मैंने उससे ये नहीं पूछा था, बट आई टुक इट, चलो कोई बात नहीं। बाहर तो लिखना ही है, किस साइड लिखूं? पहले कैटायन लिखा जाता है, बाद में एनायन लिखा जाता है। अगली क्लास इसी IUPAC रूल्स पे होगी। तो पहला IUPAC रूल होगा, आप फॉर्मूला लिखते हैं कैटायन पहले लिखोगे, जो कि वेल नोन रूल है स्टिल। तो काउंटर आयन यहां भी आ सकता है, काउंटर आयन यहां भी आ सकता है। काउंटर आयन में हम बहुत कम इंटरेस्टेड रहेंगे थ्योरीज के दौरान, नॉमेनक्लेचर के दौरान जो होगा सो होगा। तो कॉम्प्लेक्स एंटिटी या कॉम्प्लेक्स आयन सबको समझ में आ गया? स्क्वायर ब्रैकेट से उसको इंडिकेट किया जाता है। यानी कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर क्या क्या होता है? सिर्फ दो चीज, एक मेटल और दूसरा लिगेंड्स। दूसरी टर्म आती है सेंट्रल मेटल एटम या आयन, बताने की जरूरत है? कोऑर्डिनेशन, सॉरी, ये स्क्वायर ब्रैकेट की शुरुआत सेंट्रल मेटल एटम या आयन से होती है। इसको सेंट्रल क्यों बोल रहे हैं? इसीलिए मैंने आपको ये बनवाए थे, आपको आदत रहे वर्ड सेंट्रल की। लिगेंड्स के बीच में कौन है? मेटल। वो आयन भी हो सकता है, वो एटम भी हो सकता है। सेंट्रल का मतलब समझ रहे हैं क्या है? दो टर्म्स आपको क्लियर हुई सभी को? तो अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स दूं, आप बता पाएंगे इसका कॉम्प्लेक्स एंटिटी कौन सी है और इसका काउंटर आयन कौन सा है और इसमें सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है। इसके बाद तीसरी, जिस पे आज सारी क्लास जाएगी, वो भी पूरी हो ना हो देखने वाली बात है, असली इसकी तीसरी ही है। उसके बाद तो मेरे पास बेसिक टर्मिनोलॉजी में खास छोटे छोटे शब्द हैं। ये अगर आपके पास हो जाए तो ये कोई जरूरी भी नहीं था आप नोट करो ना करो, ये तो इतना ज्यादा शब्द आएंगे कि आपको इसकी तो आदत हो जाएगी। लेकिन अब थर्ड जो मैं टर्मिनोलॉजी ला रही हूँ उसमें इतना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको इसका एक एक शब्द, एक एक एग्जाम्पल, इसमें भी अभी मैं पूरे नहीं ला पाई होंगी, बुकलेट में और मिलेंगे कि कितने लिखवा लूं क्लास में। आज के लिए तीसरी जो मेरे पास टर्मिनोलॉजी है, हम लीगेंड किसको कहते हैं? ये लीगेंड लीगेंड चला दिया आपने। आप मुझे बताइए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाले के पास क्या होना जरूरी है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड किन्हीं दो चीजों में बनता है। एक के पास तो डोनेट करने के लिए कम से कम एक लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज एटलीस्ट ये होना चाहिए, दूसरे के पास रखने के लिए एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए। अब मेरा फोकस अभी किस पे है? लिगेंड्स पे। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट जो कर रहा है या जिसको आप डोनर एटम कहते हो, वो एक्चुअली लिगेंड है। लिगेंड्स का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच इज एबल टू डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनीथिंग।
उसका ऑक्टेट पूरा है, उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, वो स्टेबल है, वो अनस्टेबल है, वो पॉजिटिव चार्ज रखे है, वो नेगेटिव चार्ज रखे है, उस पर कोई चार्ज ही नहीं है, उस पर तो 3 नेगेटिव चार्ज है। कुछ नहीं आपको सोचना। अगर कहीं किसी के पास एक एटम है जो लोन पेयर दे सकता है, उसको आज के बाद आप लीगेंड कहोगे। दे रहा है नहीं दे रहा है वो अगली सीढ़ी है, आप उसको कहोगे यस इट इज अ पोटेंट लीगेंड, ये है लीगेंड जिसको मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। क्लियर? अब एग्जाम्पल्स मुझे बताइए, जितने भी मैंने ब्लू कलर से लिखे हैं उसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से उनको नाम में यूनिडेंटेट बोलती हूँ। ये डेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? डेंट, डेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? हाँ वही डेंट जो तुम लोग डेंट सोच रहे हो, डेंटिस्ट वाला डेंट। डेंटिस्ट में डेंट क्यों आता है? डेंट का मतलब क्या होता है उस डायरेक्शन में सोचिए। समथिंग टू डू विद टूथ, समथिंग टू डू विद डेंटल फॉर्मूला, और समथिंग टू डू विद डेंचर, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। अगर आप डेंचर की बात करें तो देयर आर 32 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट्स। गम्स में 32 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जाते हैं नीचे की नर्व्स के साथ। तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को डेंट कहते हैं। डेंट शब्द का सत्यानाश कर दिया है लोगों ने कि गाड़ी पे डेंट आ गया, वो वाला डेंट नहीं है, ठीक है। डेंट का मतलब है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। तो यूनिडेंटेट के सारे ब्लू वाले एग्जांपल्स लिखिए एक बार और ढूंढिए इन सभी ब्लू में क्या कॉमन है। -1 चार्ज है, नोट डाउन। ऊपर करना है, अच्छा अच्छा, ओके ओके। ये बहुत जरूरी है एग्जांपल्स नोट करने। करने तो सारे ही हैं, पहले मैंने ब्लू के लिए क्वेश्चन पूछ लिया, बिल्कुल सारे करने हैं इस स्लाइड पे, और इसी तरह से करने हैं अलग अलग, क्योंकि सबके चार्जेस मेरे को याद कराने हैं। नहीं, यही मैं चैलेंज करने वाली हूँ। यही आपको याद है ना, मैंने लिखवाया था सेकेंडरी वैलेंसीज कैन बी सेटिस्फाइड बाय एनायन, कैटायन एंड न्यूट्रल। वो ही क्लियर करेंगे बच्चों। इस चैप्टर में 2 ही थ्योरीज हैं। वीबीटी एक ही दिन में हो जाती है, सीएफटी को हम 1.5 डे दे देते हैं, और आइसोमेरिज्म बहुत छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। लेकिन अगर आपको इसके ऊपर के चार्जेस याद नहीं है, वीबीटी 0 आपकी, सीएफटी 0 आपकी, आप वीबीटी सीएफटी चार्ज के बिना कर ही नहीं पाओगे, इसीलिए चार्जेस हर एक के आपको अब याद होने चाहिए। तो ब्लू वाले जितने भी हैं, अब नाम देखिए क्या है इनके। ऊपर वालों के नाम मैं नहीं बता रही, मुझे पता है आपको अंदाजा होगा। इसको क्या बोलेंगे? एसीटेट, राइट? एसीटेट आयन। आईयूपीएसी जब आएगा अगली क्लास में वो बताएगा इसको तुम एसीटेट आयन बोल सकते हो कि नहीं, इसे एसीटेटो बोलना है या इसको साइनो बोलना है, इसको क्या बोलना है, वो हमारा आईयूपीएसी रूलिंग होगी कि एंड में कुछ सफिक्स लगाना होता है। तो अभी इतना पता हो कि सारों पे जो नेगेटिव चार्ज है वो सारे के सारे अपना नेगेटिव चार्ज डोनेट करने को तैयार बैठे, तो दे आर गुड लिगेंड्स, बट क्योंकि एक ही है इसीलिए यूनिडेंटेट, 1 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। नीचे मैंने आपको क्या दिया, इससे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ना डेवलप हो इसीलिए यहां पे दिया। 2 नेगेटिव का मतलब 2 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट नहीं है, चार्ज 2 नेगेटिव है लेकिन ऑक्सीजन तो एक ही है। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट का मतलब है कितने एटम्स हैं जो अपना लोन पेयर दे पा रहे हैं। ओ के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, सो व्हाट, एटम कितना है? एक, दैट्स व्हाई इट इज यूनिडेंटेट। एस सेम हो गया। अब आप कहोगे इसमें तो 5 एटम है, राइट? नो, इसके ऑक्सीजन 4 हैं जिनमें से सिर्फ एक ही है जो अपना लोन पेयर डोनेट कर पा रहा है। तो आपको ये सबसे बड़ा चैलेंज आएगा, याद रखना। चार्ज 2 नेगेटिव, एटम 5 है, कौन सा? यूनिडेंटेट। तो यूनिडेंटेट का मतलब जो नेचर में सिर्फ एक ही एटम डोनेट कर सकता, सॉरी एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अवेलेबिलिटी उसके बहुत सारी है, तुम देख लो सल्फर पे लोन पेयर पड़े हैं, चारों ऑक्सीजन पे दो 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 लोन पेयर पड़े हैं। लोन पेयर गिन लो तो यहाँ पे तो हम बहुत सारे उठा लाएंगे। नहीं, डोनेट करने लायक इसके पास एक ही है,
That's why it is coming in the category of unidentate. तुम खुद नहीं ढूंढोगे. यूनिडेंटेट क्लियर हो गया. अब ये देखो भाई, इन सारों पे चेक. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पे अलग पढ़ना पड़ेगा. ना वीबीटी इसको एक्सप्लेन कर पाई, ना सीएफटी इसको एक्सप्लेन कर पाई. इसको अलग पढ़ाएंगे. वो भी 2 बार एनओ लिख दिया है मैंने. चेक. ये सारे के सारे एक ही पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफर कर पाए, मेटल आयन को एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के दे पाए. अवेलेबिलिटी एक से ज्यादा थी, बिल्कुल दिख रही है कि यहां पर तो 2 एक जैसे थे कम से कम. इसको तो डाइडेंटेट हो जाना चाहिए था, नहीं. अभी ये भी मोनोडेंटेट की कैटेगरी में डालिए. बदलना होगा तो हम बदलेंगे, आप नहीं बदलेंगे. इसको पिरिडीन कहते हैं, इसको थायोयूरिया कहते हैं. आपको इनके नाम नहीं याद हुए, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर गया. आपको इनके चार्जेस नहीं याद हुए, आपकी वीबीटी गई. और ये दोनों ही नहीं याद हुए, सीएफटी फिर गई. तो सीधी सारी बात है, यहां पर आपका मेन टर्मिनोलॉजी इज फॉर्मिंग फाउंडेशन ऑफ आने वाला वीबीटी एंड सीएफटी. नोट करिए, पिरिडीन, थायोयूरिया, खास करके ये मैं कुछ ही लेके आई हूं. बुकलेट जब मिलेगी एनसीईआरटी में देखिएगा, कुछ और भी होंगे, मैं सारे नहीं लिख पाई. 2-3 मेरे से मिसिंग होंगे. लिस्ट है बहुत बड़ी. बाकी के मैं जो मिसिंग है वो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में लिखवाऊंगी. रोज थोड़े थोड़े आते जाएंगे. ये बहुत है लिगेंड्स और सारे करने हैं. नीचे जो हैं अलग से मैंने 4 बना रखे हैं. दे आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग आउट ऑफ एनसीईआरटी. ये एनसीईआरटी में नहीं है. पहले हुआ करता था, अब नहीं है. कि कैटायन भी डोनेट कर सकते हैं, हमें तो खबर ही नहीं है इस बात की. तो अगर आपने ये व्हाइट वाले सारे नोट कर लिए हों तो अब जरा इस पे आ जाइए. इसके पास लोन पेयर था. NO2 पॉजिटिव, अगेन इसके पास लोन पेयर था. हाइड्रा, अगली क्लास में देखेंगे इसका नाम हाइड्राजीनियम होता है, राइट. नेम अगली क्लास में आएंगे. इसके पास एक लोन पेयर है. सिमिलरली ये तो अब आप देखो भाई, पिरिडीन था, चेक. पिरिडीन जैसा कुछ था. इसमें कौन सा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होगा, अंदाजा. C5H5NH. N पे तो पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है मेरे को भाई. N पे तो मैंने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, क्योंकि N की 3 वैलेंसी हो सकती है, हो गई. चौथा H क्या अपना पॉजिटिव लेके आया और वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑलरेडी बना के N पे पॉजिटिव चार्ज दिए हुए. कैसे मैं इसको पॉइंट ऑफ अटैचमेंट में सजेस्ट करूंगी. जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, वो अपने आप को शायद कंट्रीब्यूट करेगा. ये सब चीजें थ्योरीज में आएंगी. अभी तो ऐसी दिख गया तो बात कर ली आपसे कि आपको तब बार बार यहां आना पड़ेगा कि आपने कैटायनिक लिगेंड में ऐसा कोई लिगेंड लिखवाया है क्या. तो चेक करना पड़ेगा, लिखवाया तो एक जगह लिस्ट आपको चाहिए होगी. तो ये सारे के सारे कैटायनिक लिगेंड है, विच इज अ न्यूज फॉर मी कि कैटायन भी कभी लिगेंड बिहेव कर सकता है. खुद के तो वांदे पड़े इलेक्ट्रॉन के, फिर भी वो दूसरे को दे रहा है. तो कोई बहुत बड़ी चीज है जिसकी वजह से दे रहा है. तो नोट डाउन दीज पॉजिटिव्स. ये आसानी से मिलते नहीं चारों एक जगह पे, डीपीपीज में मिलेंगे. हाँ जी. अब थोड़ा आगे जाके पढ़ोगे, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहुंच गया डोनेट करने. आएंगे कुछ कंपाउंड्स. हो गया लिगेंड सबके पास. यानी ये सारे लिगेंड्स क्या थे, यूनिडेंटेट. अब अगली कैटेगरी क्या आनी चाहिए, डाइडेंटेट. जहां पर एक ही मॉलिक्यूल, एक ही लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने लायक सिचुएशन में है. तो फर्क सोचना अब थोड़ी देर बाद, इनमें 2-2 होने के बावजूद भी क्यों नहीं डोनेट हो रहा था और उनमें क्यों डोनेट हो रहा है. शायद आप डिफरेंस देख पाओ, मुझे बताना ना पड़े. मैं फॉर्मूला आपके साथ बनाती हूं ताकि आपको याद हो जाए. जब करा कराया होता है तो कई बार लगता है तो रटना पड़ेगा. बाइडेंटेट. बाइडेंटेट का मतलब क्या होगा इन सिंपल टर्म, मेरे साथ साथ लिखिएगा. 2 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, या कह लीजिए 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड. 2 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट. अब इथाइलिन क्या होता है, बहुत सिंपल ऑर्गेनिक में जाऊं. इथ का मतलब 2 कार्बन.
इथाइलिन का मतलब एल्केन से 2 हाइड्रोजन उड़ा लिए आपने। तो अगर इथेन होता तो CH3CH3 होता। इथाइल होता, मैं अगले चैप्टर्स आपके ऑर्गेनिक ही आने इसलिए ध्यान दो। इथाइल होता तो एक H निकलता, इथाइलिन होता तो पड़ोसी से भी एक और H निकलता। ये तो हुआ इथाइलिन। अब मुझे पता है दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी गड़बड़ है, करनी पड़ेगी पूरी। उसके लिए 2 क्या दे रखे हैं, अमीन। आपने अमीन की स्पेलिंग में देखा, डबल M है, क्योंकि एक अमीन ऑर्गेनिक में भी होता है, फंक्शनल ग्रुप, वहां सिंगल M है। ऑर्गेनिक के अमीन को इनऑर्गेनिक के अमीन से डिफरेंशिएट करने के लिए डबल M यूज करना पड़ेगा। तो इट्स नॉट अ मिस्टेक, वी आर फोर्स टू यूज इट। तो 2 अमीन मौजूद हैं, मतलब 2 NH2 लगे हुए, डाइडेंटेट। क्लियर सबको डाइडेंटेट कैसे है? पिछले वालों में भी ऐसा ऑप्शन था, 2 एटम थे, सल्फेट था आपका, बट थायोयूरिया था। वो क्यों नहीं डाई ट्राई टेट्राडेंटेट बन पा रहे थे? कुछ फर्क दिखता है? मैं सल्फेट लिख देती हूँ। SO4 पे चार्ज भी भाई 2 नेगेटिव था। और बढ़िया लिखती हूँ, छोड़ो ये क्यों, इससे तो आपको समझ ही नहीं आएगा, हिंट ही नहीं मिले। ये होता है सल्फेट, और वो होता है आपका इथाइलिन डायमीन। ये दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने पहुंच गए सेंट्रल मेटल एटम के पास। ओ लो, सेम सेंट्रल एटम दे रही है, दोनों को कोबाल्ट दे दिए। मैं कुछ ऐसा कर देती हूँ कि वो भी स्टेबल, काहे का घूम रहा है, दोनों पे ही तो है ना, और कुछ हाइब्रिडाइजेशन जैसी चीज तो भूल जाओ। इनको दिमाग खराब हो जाएगा, क्या बोल दिया ना, ना और कुछ। ढूंढो ढूंढो खोजो। नहीं नहीं, ऑक्सीजन ले, क्या बात कर रहे हो, वाटर। ऑक्सीजन बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है ना। ऑर्बिटल किसके फुल हैं? बीच में जो मैंने मेटल दिया है उसके तो एक नहीं, 6 खाली पड़े हैं। 6 है सेकेंडरी वैलेंसी, 6 से कम का एग्जाम्पल लाइए आज में। चलो, कुछ दिख नहीं रहा तुमको मैंने ये कुछ जो बनाया है? यार कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो पूरा चैप्टर है, कुछ और सोच लो। साइक्लिक, साइक्लाइजेशन इज मोस्ट फेवर्ड इन नेचर। ये है ट्यूमर को ट्रीट करने का तरीका, साइक्लाइज कर देते हैं सेंट्रल मेटल एटम को। साइक्लाइजेशन का कुछ वर्ड दिया था लास्ट ईयर, टॉटोमेरिज्म, चिलेशन। चीलेटिंग लिगेंड्स के नाम से ये बड़ा पैराग्राफ है एनसीईआरटी में, और बोल्ड करके लिखा हुआ है चीलेटिंग लिगेंड्स। चीलेशन मतलब रिंग बनना। और जितने भी लाइफ थ्रेटनिंग या एक्सपेंसिव केसेस हैं वहां पर चिलेशन यूज होता है। तो अगर आप देखेंगे कीमोथेरेपी में मोनोडेंटेट लिगेंड नहीं यूज करते, कीमोथेरेपी में डाइडेंटेट लिगेंड यूज किया जाता है। तो कोशिश की जाती है, आई एम नॉट सेइंग कि अब एडवांसमेंट बहुत बढ़ चुका हमारी टेक्स्ट बुक से, तो मेटलर्जी में भी कोशिश की जाती है, यानी कि चीलेशन अगर आपने कर दिया, उससे अच्छा तो कॉम्प्लेक्स बन ही नहीं सकता, मोस्ट स्टेबल। तो चीलेशन होना, अब फिर चीलेशन के बजाय मैं ज्यादा बेटर वर्ड अगर यूज करूं, 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है, गिनना कितने मेंबर हैं, और 5 से छोटी रिंग पॉसिबल ही नहीं है ना। 3 मेंबर्ड रिंग बन सकती है ना 4 मेंबर्ड, 5 और 6 हाईली फेवरेबल, 7 मेंबर्ड नॉट पॉसिबल। तो बिकॉज यहां पर आप लोगों को बस यही देखना था, अगर मैं शायद जैसे आई गया किसी एक का, इसमें कितने मेंबर्ड रिंग बन रही है, नहीं बनती, स्टेबल ही नहीं है, नेचर में फेवरेबल ही नहीं है। तो यहां पर ये ध्यान दीजिएगा, डाइडेंटेट लिगेंड मेरे को इस चैप्टर में सबसे गंदे क्वेश्चंस जो मिलेंगे वो यहीं से मिलेंगे। मोनोडेंटेट में तो कोई फाइट ही नहीं आनी। तो दूसरा मेरे पास है 2,2- बाय पिरिडाइल। ठीक है, ये अभी मैं बना नहीं रही क्योंकि मेरे को जिस दिन IUPAC नेम कराना है उस दिन बनाऊंगी, अभी एक आपको समझाया। ऑक्सलेट आयन मेरे को आप हेल्प कर सकते हैं। ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है? COOH
COOH, राइट सानवी? दोनों H निकाल दिए तो one of the very commonly used chelating ligand again. आप खुद देख लीजिए क्या होगा इसमें, ये भी chelating ligand बनेगा ही बनेगा, राइट? तो इसको और अच्छा अपनी कॉपी में लिखने के लिए इस तरीके से लिखिए, ताकि आगे आने वाली चीजें भी आपको एडवांस में क्लियर होती रहें हम क्या बात कर रहे हैं। राइट, 5 मेंबर बनेगा यार मेटेज। और ले क्या बात कर रहे हो, वो 6 तुम छोड़ो, मैं तो पता नहीं क्या क्या बनाएंगे इसमें। हाँ, ऐसे ही ये अब आपको बच्चों नोट करना पड़ेगा, यूसेज आगे आगे आएगा। आज सारों का यूसेज नहीं बता सकती, दिस शुड बी इनफ। एसिटाइल एसिटोनेटो इज दिस, एक सेकेंड दो बारह। ग्लाइसिनेट आयन इज दिस, जेई और नीट में आज तक का सबसे ज्यादा पूछा गया ग्लाइसिनेट आयन है, एनसीईआरटी में ये नहीं है। ये मैं एक ही बार लिखवाती हूँ पूरे चैप्टर में, उसके बाद अपनी कॉपी पलटते रहो। मैं रोज रोज इतना बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ नहीं लिखूंगी, आपसे एक्सपेक्ट करूंगी, क्योंकि सारा कुछ इन बेसिक टर्मिनोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। एसिटाइल एसिटोनेटो, और सॉरी एसिटोनेटो बोल रही हूँ क्योंकि अगली क्लास में ओ लगाना इन सबके पीछे, तो गलती से मेरे मुंह से वही निकल रहा है जो इसका IUPAC नेम है। इट्स जेनरिक नेम इज एसिटाइल एसिटोनेट, और यहां पर ग्लाइसिनेट। नेक्स्ट क्लास में इसको ग्लाइसिनेटो कर देंगे हम, बट अभी इसका जेनरिक नेम याद रखिए और ड्रॉ करिए, गलती ना हो उसमें। इस तरह से तो ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट चल पड़ा, लेकिन बाकी सारे आपके सिलेबस में नहीं। आपके सिलेबस में आखिरी बचता है इसके बाद, नॉट आखिरी, इस कैटेगरी में हेक्साडेंटेट। छह छह भी डेंटिसिटी किसी की हो सकती है। कोई ऐसा भी है जो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड खुद ही अकेला ही ऑफर कर देता है, तुम्हें 6 क्लोरीन की जरूरत नहीं है, ये ले जाओ, ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के देता है। तो इतना नोट हो गया सबके पास, तो मैं हेक्साडेंटेट हेडिंग दूं एवरीवन? हेक्साडेंटेट ये मैं अपने सामने ही बनवाऊंगी आप लोगों से अभी, तो क्योंकि ये तो बोर्ड बेस में भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है, इसीलिए मैंने अपने लिए रख लिया, डिफिकल्ट वाले आपके लिए छोड़ दिए। हेक्साडेंटेट नाम लिखिए और समझिए कैसे बनता है, देखिए वही सेम नाम है, इथाइलिन डाई अमीन। पहले तो मैं उतना टुकड़ा दोबारा बना लूं, मेरे को याद करना है तो मैं पिछले से निकालूं। इथाइलिन डाई अमीन का मतलब क्या था एवरीवन, पहले देख लो बच्चों फिर बनाना। ये था इथाइलिन डायमीन। अब इथाइलिन डायमीन पर इन्होंने क्या कहा, भाई टेट्रा एसीटेट लगाना है। एसीटेट मेरे को पता है CH3COO नेगेटिव, तो किसकी जगह लगाऊंगी मैं? H हटा दें सारे, पहले मैं यहां वाला एक H और दूसरा H हटा के दिस। चेक करो एसीटेट कैसे लगा रही हूं, बच्चे गलत करते हैं इसमें। CH2 का एक H, CH3 का एक H गया और CH2COO नेगेटिव लगा एसीटेट का, क्योंकि मेरे को पॉइंट ऑफ अटैचमेंट तो ये ही मिलने वाला है। O से नहीं कनेक्ट कर देना इसको, CH2, और आपको खोल के लिखना है कि नहीं हमें ऐसे समझ आ रहा तो ऐसे लिख लो, दिस इज एसीटेट। ऐसे ही इधर भी बाकी के 2 एसीटेट। अब बनाओ अपनी कॉपी में पूरा, और फिर मैं कुछ इसमें क्वेश्चन पूछूंगी ट्रिकी। ये हेक्साडेंटेट है, वो 6 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ढूंढते हैं अभी। होगा होगा बेटा, सब होगा, क्यों नहीं होगा? मैंने कब कहा ये प्लेनर है, ये टेट्राहेड्रल है ना, तो इसका नाइट्रोजन इधर निकला हुआ, उसका उधर निकला हुआ, उधर ओ निकला हुआ, वेरी कॉम्प्लिकेटेड 3D डायग्राम मैं दिखा दूंगी यहाँ पे। पहले इसको पूरा बनाइए। 6 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट मिथिलेश, एक तो ये नेगेटिव चार्ज, दूसरा ये, तीसरा चौथा ऐसे ही उधर, बाकी के 2 कौन से? CH2 के पास कहां लोन पेयर है? तो आप लीगेंड या पॉइंट ऑफ अटैचमेंट किसको कहते हो? जिसके पास एक लोन पेयर हो देने को या नेगेटिव चार्ज हो। नेगेटिव चार्ज वाले तो मैंने जल्दी जल्दी ढूंढ लिए, तो इसका मतलब मिथिलेश शुरू से सुन ही नहीं रहे हो बात को।
पूरे 6 के 6 डेंटिसिटी दिखा के आप कह सकते हो इट इज हेक्साडेंटेट। चेरी, अगर मेरे से पूछ लिया जाए पेंटाडेंटेट का एग्जांपल दो, है नहीं, इसमें क्या ऐसा चेंज करो कि इसी को पेंटाडेंटेट बना दो? गायब तो देखो ऐसे कैसे मैं बॉन्ड में से कर दूं, इसी में यस, एक नेगेटिव चार्ज की जगह आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। ये तो मैंने ऐसे ही किया कि बहुत गंदा लग रहा था मेरे को, एच बन गया पेंटाडेंटेट। गिरीशा, इसको मुझे टेट्राडेंटेट रिपोर्ट करना हो तो एक सेकेंड में फलक, राइट, डाइडेंटेट भी रिपोर्ट कर सकती हूँ। इसको कहते हैं इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट, ईडीटीए। इवन आईयूपीएससी में भी हम इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। कुछ कह रहे थे? हाँ, तो डाइडेंटेट तो है ही। मैं कह रही हूं अगर मैं दोनों जगह एच लगा देती, इसकी डेंसिटी क्या होती? 1 2 3 4। बट वो देता नहीं ना, वो वाला देता नहीं है, ठीक है। हेक्साडेंटेट में आप लोग ईडीटीए नाम याद रखेंगे। अभी करती हूँ, एक सेकेंड। ईडीटीए के ऊपर हमेशा 4 नेगेटिव चार्ज लिखिए, ऑलवेज। ये एक बार का जेई का इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। ईडीटी 3 नेगेटिव, इट्स डेंसिटी इज, ईडीटीए देख के सबने तड़ाक से 6 रिपोर्ट कर दिया, लेकिन ईडीटीए 4 नेगेटिव की जगह क्या कर दिया? 3 नेगेटिव, आंसर था 5। ठीक है, तो इसीलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि अगले पूछने वाले ऐसे पूछ रहे हैं। हमें भी तब दिखता है कि कहीं आया हुआ तो हम बात करते हैं, लेकिन पता सबको होता है कि ये हेक्साडेंटेट क्यों है। तो एक एक लोकेशन गायब कर दी। अब इसमें मैं इसके साथ एच रिपोर्ट करके दे दूं कि भाई आ गया कोई एच, उसने साथ यूज कर लिया, तो फिर अगेन डेंटिसिटी कम हो जाएगी इसकी। नाम चाहे कुछ बदल जाए, लेकिन एटलीस्ट अब आप किसी भी लिगेंड के डायग्राम को देख के, रिलेटेबल सा डायग्राम स्ट्रक्चर देख के कुछ अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, हाँ जी फलक, क्या कह रहे थे? जैसे एसीटेट में मेरी मर्जी थी मैं एक एच करूं कि मैं, मतलब वहां मैंने अपनी मर्जी से एसीटेट में जहां जहां एच रखे वही किया, ऐसे ही मैंने ये दिया है इसमें। मेरे इस लिगेंड का नाम ही यही है, ग्लाइसिनेट, जिसका सिर्फ एक एच अवेलेबल था फॉर डोनेशन। एक कहाँ गया बाद में बात करेंगे। मैं हटा दूंगी तो उसमें भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा फिर। ठीक है, अब डेंटिसिटी पे तो कैटेगरी हुई खत्म, तो ईडीटीए याद रखेंगे सभी लोग, इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट। हाँ जी, क्या करूं? खुद हटा लेना ना तुम लोग। आखिरी आखिरी तो क्या चीज भी आ गया। अब मेरे पास डेंटिसिटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन खत्म हुई। इट इज यूनिडेंटेट, डाइडेंटेट और हेक्साडेंटेट। हमने 3 ही पढ़े, ट्राई टेट्रा पेंटा हमें नहीं करना, वो ईडीटी से एडजस्ट हो गया। अब मेरे पास आ जाता है एम्बीडेंटेट। एम्बीडेंटेट का मतलब क्या है? ऐसा लीगेंड, ध्यान से सुन लेना बच्चों, ऐसा लीगेंड जिसके पास एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, लेकिन वो एट ए टाइम एक ही से अटैच हो पाता है। पॉसिबिलिटी 2 की है, बट अटैच एक ही से हो रहा है। ये तीनों एनसीईआरटी में आपको दे रखे, चौथा मैंने आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी दिया है। जैसे कि थायोसाइनेट। थायोसाइनेट में कौन से 2 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है? एक तो सल्फर का लोन पेयर, एक नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही NO2 में नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर। ऐसे ही CN में, अब ये CN में मैंने लोन पेयर क्यों लगाया है कार्बन पे? एक सेकेंड, मैं खोल के बना देती हूँ इसको। दिस, अब आप सोचिए इसमें कहां पर नेगेटिव चार्ज लगाओगे? एन पे लगाओगे, HCN, आपने सुना हुआ होगा HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। तो आप रैंडमली क्या करते हो? H पॉजिटिव और CN पर नेगेटिव। जब ये नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आता है तो उसमें आपको ये पता, अब ये कार्बन की बॉन्डिंग कैसे एक्सप्लेन करोगे? कार्बन का कौन सा कोई इसमें ऑक्टेट पूरा हो रखा है? हो रखा है पूरा?
बताएं मेरे को क्या कर रखा होगा यहाँ पे। तो अब इसके लिए आपको HCN की बॉन्डिंग पहले देखनी पड़ेगी। अब बताओ, अब सोच के देखो, H+ अगर निकला, H+ अगर निकला तो ये नेगेटिव चार्ज किस पे था? कार्बन पे था। और नाइट्रोजन पे क्या था? लोन पेयर। तो इसके पास दो साइट्स थी, दैट्स व्हाई इट इज एम्बिडेंटेट, लेकिन अवेलेबल एट ए टाइम एक ही हुई, मतलब तो एम्बिडेंटेट की डेफिनेशन यहां पर पूरी हुई। इसको डाइडेंटेट नहीं कह सकती। दो साइट्स अवेलेबल थी दोनों, अब आपको बड़े अच्छे से पता है दोनों क्यों नहीं जाएंगे, ये 3 मेंबर्ड साइकिल पॉसिबल ही नहीं है। तो दो साइट्स होते हुए भी एक इससे लग पाना, उन तरह के लिगेंड्स को कहते हैं एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। राइट डाउन ऑल 4 एग्जांपल्स, वेरी रेयरली फाउंड इन बुक्स, अचानक से क्वेश्चन में आ जाता है। तो ये चारों आपके पास होने चाहिए। लास्ट वाले का नाम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में लिखवाऊंगी। जो थोड़े डिफिकल्ट नाम है वो मैंने पूरी लिस्ट के लिए रखा है, अभी तो बहुत आने हैं, मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ला रही हूँ। काफी नाम छोड़े होंगे मैंने आज सोच के। पहले ये 3 याद करो। ये मिलती है लिस्ट, ये खासकर एक दो और ऐड कराऊंगी अगली क्लास में, जब पूरा टेबल आ जाएगा ना तो इन सब में एक दो और ऐड होंगे, कईयों में तो बहुत ज्यादा ऐड होंगे। एम्बिडेंटेट में शायद एक ही बचा है, वो मैं लिखवाऊंगी। अब आ जाता है जो आप कर ही चुके हैं, बस नोट कर लो, ये तो मैंने बातों बातों में ही करा दिया आपको। चिलेटिंग लिगेंड्स जो रिंग बनाते हैं, ये सिर्फ डाइडेंटेट या ट्राई या टेट्रा या पेंटा वाले ही हो सकते हैं रिंग बनाने वाले। यानी एनी पॉलीडेंटेट लिगेंड कैन फॉर्म चिलेट्स। पॉलीडेंटेट है तो चिलेट बनेगा ही बनेगा। एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है तो रिंग तो बनना ही बनना है। और उसमें जितना ज्यादा स्टेबल, मतलब जितना इसमें रिंग्स बन रही हैं ये उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। इस पे बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। इन तीनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा? भाई तीनों में रिंग बन रही है, राइट? या तो 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग का फर्क आएगा, 6 ज्यादा स्टेबल, या ज्यादा रिंग्स बन रही हैं तो ज्यादा स्टेबल। ईडीटीए में ज्यादा रिंग्स बनती हैं, 6-6 जगह से वो घुस रहा है। ईडीटीए में ज्यादा रिंग्स बनने की वजह से उसका हमेशा कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। इतने को नोट करिए। और जहां आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत होंगे वो इंफॉर्मेशन ये है, मैं भी कराती हूं, पहले ऊपर वाला बात नोट कर लीजिए। चिलेटिंग लिगेंड्स में आप ये हमेशा ध्यान रखिए, ये वाले कॉम्प्लेक्सेस बाकी सभी कॉम्प्लेक्सेस से ज्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि रिंग बनता है। और ये ऑब्जेक्टिव के लिए है इंफॉर्मेशन, ऊपर वाली स्लाइड, ऊपर वाली इंफॉर्मेशन नोट हो गई। दिस इज फॉर ऑब्जेक्टिव, और अब उसकी वजह भी बताऊंगी, चिलेशन से ऐसा फिर भी क्या हुआ, साइकिल बनने से क्यों ज्यादा स्टेबिलिटी आती है एज कंपेयर टू नॉन साइक्लिक कॉम्प्लेक्सेस। अब इसमें इमेजिन करो दो रिंग्स, मैं ड्रॉ कर रही हूं, देखना। कॉपर, और अगर इथाइलिन डायमीन मुझे बनाना है, जो मैंने आज आपको थोड़ा थोड़ा बनाना सिखाया, मैं अभी आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि आपको याद हो गया हो। रिंग बन गया एक, देखिएगा, NH2CH2CH2NH2, यही है इथाइलिन डायमीन, एक रिंग बन गया। ऐसे ही एक रिंग यहां बनेगा, तो कितने रिंग्स बन गए? 2 रिंग्स। ये बहुत कॉमन जेई और नीट के क्वेश्चंस हैं, बहुत कॉमन, कि दोनों में ही चिलेशन हो रहा है। भाई ईडीटीए में भी हो रहा है, ईएन में भी हो रहा है, आपको बड़ा आराम से पता है ईडीटीए में तो ज्यादा ही रिंग बन रहे हैं। वो मैं अभी यहाँ ड्रॉ नहीं कर सकती, बट नेक्स्ट क्लासेस में उसकी इमेज ले आऊंगी, यहाँ पे आपको दिखा दूंगी 5 रिंग बन रहे हैं। और आप सोचो नहीं मैं याद नहीं करने वाली इसको, मैं उसी दिन अपना रिंग बना बना के सोच के निकालूंगी, तो भूल ही जाना। ईडीटीए में कितने रिंग्स बनते हैं? 5। तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ईडीटीए वाला कॉम्प्लेक्स हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसमें नंबर ऑफ रिंग्स बहुत ज्यादा है। बट इस चैप्टर में जेई एडवांस में आपसे काफी स्पेसिफिसिटी मांगी गई है, आपको पता होना चाहिए 5 रिंग बनते हैं उसमें। ठीक है जी, यस।
इट इज, अच्छा सॉरी, EN इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ इथाइलिन डायअमीन। ये मैं बताना भूल गई थी। ये सब IUPAC नेमिंग में आएगा तो वो सारा वहां जाएगा, तो हमें एग्जाम्पल कुछ तो लाने हैं, इसलिए ले आई मैं। इथाइलिन डायअमीन जो पिछली स्लाइड पे आपको बनाना सिखाया था, उसका शॉर्ट फॉर्म है EN, और EDTA तो बता ही दिया था। सो इट इज इथाइलिन डायअमीन। अब ये आप पढ़िए और बताइए, अगर मैं आपको कहूं चिलेशन से ऐसा होता क्या? ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, नॉट इन बोर्ड्स, नॉट एट ऑल। चिलेशन क्यों स्टेबल कर देता है किसी कॉम्प्लेक्स को? क्यों मेरे को हमेशा पॉइजन केसेस में ऐसा लीगेंड देना पड़ता है जो चिलेशन दे, ताकि वो हैवी मेटल बहुत जल्दी इस कॉम्प्लेक्स में स्टेबली आ जाए और वापस जा ना पाए, ब्रेक ना हो पाए? पहला रीजन, चिलेशन की वजह से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। इतने एक सिंपल सा कॉम्प्लेक्स बनने के बजाय इतने रिंग्स आपस में उलझ गए और कॉम्प्लेक्स बना, एंट्रोपी इंक्रीज होती है। अब थर्मोडायनेमिक्स में मैं आपसे क्वेश्चन पूछा करती थी, एक रबर बैंड को स्ट्रेच करो तो एंट्रोपी का इंक्रीज क्या है या डिक्रीज क्या है, मतलब एंट्रोपी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? शुगर को मैं वाटर में डिसॉल्व करूं, एंट्रोपी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? वहां ये तीसरी चीज आ सकती है कि अगर चिलेशन है तो उससे क्या होता है? चिलेशन रिंग फॉर्मेशन उलझा देता है कंपाउंड को, एकदम प्लेन नहीं बन रहा कंपाउंड, इट इंक्रीजेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो उसकी वजह से एंट्रोपी क्या होगी? इंक्रीज होगी। एंड नेचर में इंक्रीज एंट्रोपी फेवरेबल है, उसकी वजह से डेल्टा जी के नेगेटिव होने का चांस ज्यादा है, ज्यादा स्टेबिलिटी, ज्यादा स्पॉन्टिनिटी। ठीक है। दूसरी चीज जो याद रखने वाला फैक्ट है, 5 मेंबर्ड रिंग्स आर स्टेबल अगर नो डबल बॉन्ड्स आर इन्वॉल्व इन लिगेंड्स। लिगेंड्स के अंदर डबल बॉन्ड नहीं होने चाहिए, और होंगे वो उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन 180 जो एंगल है वो आपका 120 डिग्री, तो वो गड़बड़ कर देता है। 5 मेंबर्ड रिंग तभी स्टेबल है जब लिगेंड्स के अंदर कहीं डबल बॉन्ड ना हो। इस सबको अप्लाई करेंगे VBT CFT आइसोमेरिज्म में लाके। आज सिर्फ बेसिक टर्मिनोलॉजी आ रही है, इंफॉर्मेशन आ रही है, इसको अप्लाई करेंगे। इसी तरह से वो चीलेट्स जिसमें 6 मेंबर्ड रिंग्स हैं वो तभी ज्यादा स्टेबल हैं, उसके अंदर चेक क्या लिखा है मैंने, पता है ये वर्ड क्या होता है? कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स, रेजोनेंस, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स आर इन्वॉल्व्ड। ये सबके मैं एग्जांपल लाऊंगी, ये सिर्फ एक जगह फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन लिस्ट हो रही है। जब आपके पास एग्जांपल आएगा आप देखोगे दोनों चीलेट्स हैं, किस बेसिस पर मैं क्लासिफाई करूं कौन सा ज्यादा स्टेबल कौन सा कम स्टेबल, तो वो बेसिस यहां ढूंढने आपको आना पड़ेगा। ये नोट करिए, ये सिर्फ क्लास नोट्स का हिस्सा है, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा। अब अगर मैं आपको कहूं एक कॉम्प्लेक्स सुनना, दो कॉम्प्लेक्स के नाम दे रही हूं, सुनना, उसमें फर्क बताना मेरे को। वन इज PtCl4.2H2O, या कह लो स्क्वायर ब्रैकेट, अब डॉट छोड़ते हैं स्क्वायर ब्रैकेट लाते हैं, PtCl4। दूसरा दे रही हूं कोबाल्ट Cl6। सेंट्रल मेटल एटम के अलावा क्या फर्क है दोनों में? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर PtCl4 और कोबाल्ट Cl6, सेकेंडरी वैलेंसी का फर्क है। और उसकी वजह से और क्या फर्क आ सकता है? ज्योमेट्री। एक की ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल, दूसरे की पता नहीं क्या होगी, बट ऑक्टाहेड्रल तो नहीं होगी, राइट? इसके बाद एक बेसिक टर्म आती है, लिखिए, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। राइट डाउन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। This is the meaning of coordination polyhedron. The spatial arrangement of ligands around metal that is octahedral, tetrahedral, square planar, trigonal biplanar, bipyramidal, जो भी हो सकता है। मैंने 3 एग्जाम्पल लिख दिए। ज्योमेट्री को आज के बाद आप ज्योमेट्री नहीं बोलेंगे यहाँ पे, आप क्या बोलेंगे? या आपसे पूछा जाए तो ये आप कुछ भी बोल लीजिए, अगर आपसे ये पूछें तो आप ये नहीं कहना ये क्या था। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन मतलब उसका स्पेस में ज्योमेट्री या अरेंजमेंट कैसा आया। जो आपके सिलेबस के हिसाब से 3 ही हैं, इस चैप्टर में सिर्फ 3 ज्योमेट्रीज आएंगी, उन तीनों के एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिख दिए। इसके बाद होमोलिटिक
एंड हेट्रोलिप्टिक। मुझे फर्क बताना दोनों में क्या है। सेंट्रल एटम तो सेम है, सेकेंडरी वैलेंसी भी सेम है, और कुछ? यस, नाम देखिए होमो हेट्रो, उस हिसाब से फर्क अगर ढूंढूं, एक ही तरह के अगर लिगेंड्स हैं उसको कहते हैं होमोलेप्टिक। और लिगेंड्स अगर डिफरेंट डिफरेंट हैं, सेम मेटल के साथ लिगेट करने वाले लिगेंड्स अगर डिफरेंट डिफरेंट हैं, उस तरह के कॉम्प्लेक्सेस को क्या कहेंगे? हेट्रोलिप्टिक।